तो जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जिन्वू एक नए डंजन के अंदर जाता है, जो कि बाहर से नॉर्मल दिखता है। जिन्वू के अंदर जाते ही वो पूरा रेड गेट हो जाता है, जहाँ पे जिन्वू वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स लड़ने के लिए आते हैं शैडो आर्मी की मदद से उन सभी को खत्म कर देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आया हुआ था। वहाँ पर वो किसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो बंदा उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या मैं फिर से यहाँ पर आ गया। उस ब्रिलियंट लाइट की फ्रेगमेंट यहीं से आ रही थी। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। इन लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत होती है और जो बंदा उस डंजन के अंदर आया हुआ था वो इन दोनों की बातचीत सुन रहा होता है, बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये लोग यहाँ पास में बात कर रहे होते हैं उस जगह के बारे में जो कि ईस्ट में है और उस जगह पर मोनार्च ऑफ शैडो रहता है। ये लोग आपस में यही बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। सो इसने जिन्वू की तरह कपड़े पहन रखे थे, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये जिन्वू ही है और देखने में भी जिन्वू नहीं लग रहा था। अब पता नहीं कौन है ये, हम लोग बाद में देखेंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है जिन्वू के फादर है शायद, अब वो कंफर्म नहीं है। वो बंदा इन दोनों से कहता है कि क्या तुम ईस्ट में उसी जगह की बात कर रहे हो, क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम कौन हो, अगर तुम हमको पकड़ सकते हो तो कोशिश कर लो। और फिर जो व्हाइट आदमी होता है वो वहाँ से जाने लगता है अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। तभी वो बंदा जो कि जिन्वू की तरह लग रहा होता है वो उनसे कहता है कि तुम उतने तेज नहीं हो और उनके ऊपर अटैक करता है काफी ज्यादा तेजी से। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट होती है और ये बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी सीन के साथ ये सीन कट होता है। इसके बाद हम लोग उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर हाईवे के बीच में गेट अपीयर हुआ था। वो गेट अभी भी रेड था और सभी लोग वहाँ पर सुरक्षा कर रहे थे। हम लोग गेट के अंदर देखते हैं तो वहाँ का जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन्वू से कहता है कि आखिरकार किस बास्टर ने ऐसा कुछ किया है, मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी वो जिन्वू को देखता है, वो कहता है वो जिन्वू से कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो इस एरिया में छुपे हुए हैं, तो सभी लोग बाहर आ जाओ, जल्दी करो। और ऐसा बोलता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। अब वो भी काफी हैरान होता है कि मेरे बोलने पे मेरे लोग बाहर क्यों नहीं आए। जिन्वू से कहता है कि तुम काफी फनी हो, बाहर आ जाओ। और जिन्वू को ऐसा बोलते हैं उसके शैडो सोल्जर्स जितने भी मॉन्स्टर्स छुपे हुए होते हैं उनको मार मूर कर बाहर ला रहे होते हैं और उसने जितने भी छुपे वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं उनके शैडो सोल्जर ने सबको खत्म कर दिया होता है। जिन्वू कहता है लगता है अब कोई बचा नहीं है। अब ये देखकर वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कैसे कैसे इसने मेरे सभी लोगों को मार दिया। और वो अपने लोगों की मरी हुई बॉडी को हाथ में लेते हुए कहता है कि नहीं, और जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड बचेगा नहीं। फिर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। और ऐसा कहते हैं जिन्वू के जो शैडो सोल्जर होते हैं, बेरू होता है, सभी के सभी बाकी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं जो भी बचे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं। इन लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है। जिन्वू बस आराम से चल रहा होता है। जितने भी मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उससे पहले ही जिन्वू को वो छू पाते उससे पहले जितने भी यहाँ पे शैडो सोल्जर्स होते हैं वो मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। और जिन्वू को कोई भी फिक्र नहीं होती है उसको कुछ होने वाला है, क्योंकि शैडो सोल्जर्स को भी मॉन्स्टर जिन्वू को टच करे उससे पहले ही खत्म कर देते हैं। वो मॉन्स्टर बॉस जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया। वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक करता है उससे पहले वहाँ पर बेरू और बाकी सभी शैडो सोल्जर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। बस वो अपने लास्ट मूवमेंट्स पे होता है। जिन्वू उससे कहता है तो चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुमको काफी कम दर्द मिलेगा। जिन्वू उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो मर जाता है। जिन्वू कहता है कि अंत में मैं इससे कुछ भी नहीं बुलवा पाया क्योंकि सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया, पर वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ मैटर करता है। आखिरकार अंत में समय के साथ मैं सब कुछ जान ही जाऊंगा। उसके बाद जिन्वू यहाँ पर उसी की को निकालता है जो कि उसको कर्च रैंडम लूट बॉक्स में मिली थी। सो अब जिन्वू उसको इस्तेमाल कर पाएगा क्योंकि जिन्वू का जो मैक्सिमम लेवल है वो अपने 100 लेवल पे पहुंच गया है, जो कि इस की को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट्स जिसके पास उस की जो डिटेल्स होती है वो ओपन होती है। जिन्वू को पता चलता है कि असल में ये डबल डंजन की ही की है जिसमें जिन्वू सबसे पहले एपिसोड में गया था, यानी उसी टेम्पल की। जिन्वू को आगे इस की के बारे में पता चलता है कि असल में इस की मदद से जिन्वू उसी टेम्पल में एंटर कर सकता है और जिन्वू उस गेट की जो लोकेशन है वो जिन्वू को बता दी जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद। तो यहाँ पर जो टाइम बचा हुआ था वो तो लगभग 417 घंटे, तो यानी कि जिन्वू को लगभग 417 घंटे वेट करना होगा। इसके बाद ही जिन्वू को उस गेट की लोकेशन पता चल पाएगी, यानी जिन्वू इस की का इस्तेमाल करके उसी टेम्पल के अंदर वापस जा पाएगा। जिन्वू अपने आप से कहता है कि कार्टनैन टेम्पल की चाबी, मैं उस जगह को कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं। अगर मैं कोशिश भी करूँ तब भी मैं उस जगह को नहीं भूल सकता हूँ, डबल डंजन। जिसके बाद जिन्वू को वो सारी बातें याद आने लग जाती है। फ्लैशबैक में चला जाता है जिन्वू जो भी उसके साथ हुआ था उस डबल डंजन में। जिन्वू अपने आप कहता है कि सिस्टम मेरे को दोबारा बुला रहा है, फिर से वहीं पर जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब में और तब में बहुत कुछ बदल चुका है। लगता है ये सब कुछ शुरुआत से ही प्लानिंग की गई थी, जब से मेरे को ये सिस्टम मिला था तब से ही। और अगर वहाँ पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है मेरे वापस आने का तो तुमको सिर्फ अभी इंतजार करना होगा। मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जल्द आऊंगा। दूसरी तरफ हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि खूब मेहनत कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्वू को जो लोग भी हेट कर रहे होते हैं, यूजिन उन सभी लोगों के खिलाफ कंप्लेन रेज कर रहा होता है और कहता है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो लोग भी जिन्वू के खिलाफ हेट बोल रहे हैं। और वो सभी के खिलाफ यूजिन गुस्से में कहता है अगर वो लोग मेरे सामने आकर रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तब भी मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं,
उनकी हिम्मत कैसे हो गई। और वो ये सब कुछ काफी ज्यादा देर से कर रहा होता है, इसलिए काफी ज्यादा गया होता, कहता है यार आज तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके। वो यूजिन से कहता है कि शुक्रिया यूजिन, इतना तुम हार्ड वर्क कर रहे हो मेरे लिए। यूजिन कहता है हाँ हाँ सर। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हमेशा जब मर्जी यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और जब मर्जी कहीं से भी आ जाते हैं। जिन्वू से पूछता है वैसे सब कुछ ठीक तो है ना। यूजिन कहता है हाँ सर सब कुछ ठीक है, पर आप इतने अजीब से क्यों दिख रहे हैं। जिन्वू उसको बताता है कि मैं डायरेक्टली गेट से आया हूँ और तुमने कहा था कि हमको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, है ना, ये लो। यूजिन देख के काफी हैरान होता है। वो कहता है इतने सारे प्रीमियम एसेंशियल स्टोन, क्या आपने कोई हाई रैंक की गेट क्लियर किया है क्या सर? ये तो हमारे एम्प्लॉय के लिए काफी होगा। जिन्वू कहता है एम्प्लॉय? यूजिन उसे कहता है कि हाँ सर मैंने आपको बताया तो था ना, क्या आपको याद नहीं है, हम लोग को एक और मेंबर की जरूरत है। जिन्वू कहता है अच्छा हाँ तुमने कहा था कि लगभग हमको 3 लोगों की जरूरत है, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एक्स्ट्रा मेंबर। जिन्वू कहता ये बात तो है, चलो ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट चीज जो कि तुम मेरे को बताना चाहोगे? यूजिन से कहते हैं हाँ सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा अर्जेंट। जिन्वू कहता क्या है? यूजिन उसको बताता है कि हमारी गिल्ड का नाम, हमको अपनी गिल्ड का कोई नाम रखना होगा। जिन्वू कहता ये भी इम्पोर्टेंट था क्या? मुझे लगा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यूजिन उसके ऊपर चिल्लाते कहता नहीं सर ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। उसके बाद यूजिन जिन्वू को बताता कि वैसे सर पहले मैंने सांग यो गिल्ड सोचा था, हम दोनों के जो लास्ट नेम है उसको हम लोग मिला लेंगे, लेकिन ये उतना जचा नहीं। वैसे हाँ यो सांग गिल्ड भी, ये भी काफी अच्छा है, लेकिन सर मैं आपका नाम अपने नाम से आगे कैसे रख सकता हूँ? इसके बाद यूजिन उसको काफी सारे और भी कॉम्बिनेशन बताता है। तभी जिन्वू से बोलता है कि वैसे सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद यूजिन कहता है क्या? जिन्वू से कहता है कि बेसिकली ये सब कुछ सोलो हंटिंग से स्टार्ट हुआ था ना। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है इन्हें क्या लग रहा है, ये कोई जोक है? मुझे हमेशा से लगता था कि ये हर चीज में बेहतर है, पर ऐसा नहीं है। हाँ वैसे भी ये भी इंसान है, ये भी हमारे तरह सोचते हैं। तभी गेट पर कोई आता है, वो गेट खटखटाता है। यूजिन कहता है अब कौन है? और जैसे यूजिन बाहर जाता है तभी जो बाहर आया हुआ होता है वो यूजिन से बोलता है क्या ये मिस्टर सांग जिन्वू का ही ऑफिस है? तभी यूजिन से बोलता है कि हाँ लेकिन आप कौन? और तभी वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है मिस चाइन आप? तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस चाइन आई हुई होती है। वो भी कहता है मिस चाइन आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? मिस चाइन उसे कहती हैं कि वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं फिर से। जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? मिस चाइन उससे बोलती हैं क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने बोला था अभी, मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये बात सुन के जिन्वू भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि वैसे क्या आपको मिस्टर गो ने भेजा है ये सब करने के लिए? मिस चाइन उसको मना कर देती है, वो कहते हैं कि वो मुझे क्यों भेजेंगे। जिसके बाद जिन्वू से पूछता है कि क्या आपको मिस्टर चोई ने अपने हंटर गिल्ड से निकाल दिया है? मिस चाइन कहते हैं अरे नहीं। जिन्वू पूछता है कि फिर आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को? जिन्वू के गिल्ड का नाम सुनकर मिस चाइन कहते हैं क्या तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड है? जिन्वू कहता है कि हाँ क्यों, इस नाम में कोई प्रॉब्लम है क्या? वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने, हम दोनों ने मिलकर इस नाम को सहमति दी है। यूजिन जिन्वू को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सीरियसली सर, सोलो प्लेयर गिल्ड और मैंने इस नाम को कहाँ कर दिया? और वैसे भी मेरा ओपिनियन आपके लिए कोई मैटर भी करता है? अब ये बात सुनकर जिन्वू भी काफी हैरान होता है, कहता है अब ये क्या बोल रहा है? जिन्वू से बोलता है कि तुमने कुछ नहीं बोला जब मैंने बोला कि सोलो प्लेयर गिल्ड, तो मुझे लगा कि तुमने हाँ कर दिया है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि 1 मिनट, मेरे को सबसे पहले इस सिचुएशन में शांत रहना होगा, क्योंकि मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल करके पता लगा सकता हूँ यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, रुको मेरे को यहाँ पर शांत रहना होगा। वो मिस चाइन की तरफ देख रहा होता है, उनकी तरफ देखते हुए जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इनकी जो हार्ट बीट है वो भी काफी ज्यादा तेजी से धड़क रही है और ये काफी गहरी सांस ले रही हैं और ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये शांत रहें, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आखिरकार क्यों ये मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं। जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि मिस चाइन, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको एक हंटर के तौर पर अवेक्ड हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, और मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि आपने हंटर गिल्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर किया होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म भी नहीं हुआ होगा। जिसपे मिस चाइन जिन्वू को बताती है कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने पे जो भी पेनल्टी लगती है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनकी पेनल्टी को पे कर सकूं। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये पेनल्टी भी पे करना चाहती हैं, आखिरकार मेरे गिल्ड में ऐसी क्या बात है। जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से बोलता है कि वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे गिल्ड के पास एडवांस पे करने के लिए पैसे नहीं है अभी। मिस चाइन कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को एडवांस चाहिए भी नहीं। जिसपे जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि आखिरकार आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन ही क्यों करना चाहती हैं? आपको हमारा गिल्ड ज्वाइन करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं जिसको लगेगा कि मैं क्रेजी हूं, मेरे को इसको सच नहीं बताना चाहिए, क्या मेरे को इसको सच बता देना चाहिए। जिसके बाद मिस चाइन अपने मन में सोची होती हैं। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम जब मिस चाइन और जिन्वू आपस में मिले थे पहली बार, जब जिन्वू एज अ वर्कर गया था डंजन के अंदर। तब मिस चाइन को जिन्वू के अंदर से काफी अलग ही स्मेल आई थी और इस वजह से मिस चाइन ने उसके ऊपर शक भी किया था और उसके बारे में काफी सब कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो सब कुछ निकलवाया था और फिर उनको धीरे धीरे कर जिन्वू के ऊपर शक भी होने लग गया था। फिर मिस चाइन ने काफी रिसर्च किया था जिन्वू के बारे में
में। और फिर उनको ये भी न्यूज मिल गई थी कि वो एस रैंक का हंटर वगैरह बन गया है, और भी इसी तरीके से पूरी स्टोरी चलती है। और फिर उसके बाद जेजू आइलैंड की रेड पर जब ये सभी लोग घायल हो गए तो वहाँ पर जिनवू उनको बचाने के लिए आया था, और मिस चाइन भी लगभग मरते मरते ही बची थी। वो पूरी तरह से मरी गई थी एक तरह से, लेकिन फिर भी वो फाइनली बच गई थी जिनवू की वजह से ही। और जब मिस चाइन को होश आता है तो मिस्टर गो से पूछती है कि मेरे को किसने बचाया, क्या वहाँ पर जिनवू आया था? मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ। और यही सब इंसिडेंट होने के बाद मिस चाइन जिनवू के काफी ज्यादा करीब काम करना चाहते हैं ताकि वो जिनवू के बारे में और भी बहुत कुछ जान सके। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो मेरे आखिरी सांस तक। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। और मिस चाइन काफी ज्यादा शर्माने लगती है। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बट बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। अब जिनवू भी उनकी तरफ देख रहा होता, कहता है यार ये क्या चल रहा है, ये इतनी ज्यादा क्यों शर्मा रही है, इनका पूरा शरीर, इनका पूरा चेहरा लाल क्यों हो गया है, आखिरकार मेरे से कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। मिस चाइन पूरी कोशिश कर रही होती है कि जिनवू को उनके ऊपर शक ना हो, लेकिन भाई जिनवू है यार। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है क्या मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही है, लेकिन ये जो कुछ भी सोच रही है इस चीज के बारे में इन्होंने काफी लंबे समय से पहले ही प्लान कर रखा था। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि क्या आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहती हैं? तभी मिस चाइन जिनवू से बोलती है कि मैं चाहती हूँ, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ, क्या है ये गलत है? जिनवू कहता है नहीं। तभी योजिन जिनवू के करीब आता है, उसके कान में फुसफुसाते कहता है अरे सर, लगता है हंटर गिल्ड वाले इनसे काफी ज्यादा काम करवाते हैं। ये बात सुनने के बाद जिनवू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे हाँ यार, मिस चाइन अभी 22 या 23 साल की होंगी और ये इतनी जल्दी एक एस रैंक की हंटर बन गई, तो इनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ गया होगा। और हाँ, अभी जल्दी में तो इस जेजू आइलैंड रेड में ये काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी। मेरे को इनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन इसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि असल में हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा। तभी मिस चाइन कहती है क्या, लेकिन रिक्रूटमेंट पोस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। तभी जिनवू योजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारी ये नई रेगुलेशन है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो वाइस गिल्ड मास्टर है उसने कोई मिस्टेक कर दी है। और वो योजिन की तरफ देखता है, वो योजिन से कहता है हमारे गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। योजिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सर। जिसके बाद मिस चाइन जिनवू से बोलती है कि वैसे किस प्रकार का टेस्ट होगा। जिनवू अपने मन में सोचते हुए क्या ये इतनी जल्दी तैयार हो गई, सीरियसली, चलो कोई नहीं। जिसके बाद जिनवू उनको बताता है आपको मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा। मिस चाइन बोलती है बस इतने सी बात, लगता है आप मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मिस्टर जिनवू, तो बताइए मेरे को किससे लड़ना होगा। जिनवू उनसे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दूं, सिर्फ आपके लिए। मिस चाइन भी कहती है हाँ ठीक है। मिस चाइन जिनवू से पूछते हैं कि वैसे टेस्ट कब होगा। जिनवू कहता है कि चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हंटर एसोसिएशन का जिम्नेजियम कैसी जगह रहेगी, चलिए हम वहाँ पर इस टेस्ट को करते हैं। जिनवू अपने मन में सोच तो कहता है कि जिम्नेजियम में टेस्ट करना काफी अच्छा है, लेकिन यार वो काफी दूर नहीं है। पर हाँ, शायद मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो शैडो एक्सचेंज स्किल है क्या वो दूसरे इंसान के साथ काम करती है। ये मेरे लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे। मिस चाइन कहती है तो फिर किस तरीके से? जिनवू उनको कहता है कि आप थोड़ा सा मेरे करीब आइए। जिनवू उनको अपने को थोड़ा सा करीब लाता है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा करीब ले आता है। मिस चाइन भी शर्माने लगती है और फिर जिनवू अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में। योजिन भी जिनवू के गेस्ट के लिए यानी मिस चाइन के लिए खाने पीने का सामान लेकर आ गया होता है। जैसे वो एंटर करता है वो कहता है अब ये लोग कहाँ गए, और उसके सामने जिनवू का एक शैडो सोल्जर होता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और जिनवू जो शैडो सोल्जर होता है वो जो खाना लेकर आया था योजिन, मिस चाइन और जिनवू के लिए, वो उसको खा लेता है। ये देखकर योजिन तो और भी ज्यादा डर जाता है। दूसरे से हम लोग जिम्नेजियम का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू मिस चाइन को लेकर टेलीपोर्ट हो गया था। जिनवू कहता है कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मिस चाइन देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं किस तरीके से वो लोग इतनी जल्दी जगह पर आ गए। वो कहती कि कैसे? जिनवू अपने मन में सोचते तो कहता है कि मैं जानता था शैडो एक्सचेंज स्किल एक गेट की तरह काम करता है। मैं इसका इस्तेमाल करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ ट्रेवल करवा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपने साथ किसी और को भी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे शैडो सोल्जर को भी उस जगह पर होना होगा। 3 घंटे तक वेट भी तो करना पड़ेगा ना, तो मेरे पास 3 घंटे हैं। चलो मैं इनका यहाँ पर टेस्ट ले लेता हूँ, शायद मैं इस स्किल का इस्तेमाल करके वर्ल्ड के दूसरी साइड भी ट्रेवल कर सकता हूँ। ये तो देखने वाली बात होगी। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है चलिए शुरू करते हैं। मिस चाइन तो अभी भी हैरान होती है कि किस तरीके से जगह पर इतनी जल्दी आ गई। जिसके बाद मिस चाइन जिनवू से कहती है कि मेरे को जस्ट अभी याद आया है, मैं अपने साथ कोई वीपन नहीं लेकर आई हूँ। जिनवू कहता है ओह, तो आपका मतलब उस पिकैक्स से है। ये बात सुनने के बाद मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरा वीपन नहीं है। जिनवू कहता है अरे मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सीरियस मत होइए। मिस चाइन कहते हैं हाँ चलो फिर ठीक है, कोई नहीं। सामने एक स्टोरेज रूम है, वहाँ से मैं वीपन को बोरो कर लेती हूँ। स्टोर रूम के अंदर जाकर वहाँ पे एक वीपन को सिलेक्ट करती है। वहाँ पर वैसे काफी सारे वीपन्स होते हैं जी, मैं वो हंटर्स के लिए, तो यहाँ पर काफी सारे वीपन अवेलेबल होते हैं उनके लिए, और इसीलिए मिस चाइन उनमें से एक स्वॉर्ड पिकअप कर लेती है। मिस चाइन जिनवू से कहती है कि मैं तैयार हूँ। जिनवू उनसे कहता है कि ये वीपन क्या आप इसके साथ सही रहेंगी? और मेरे को नहीं लगता कि आपको स्वॉर्ड इस्तेमाल करने का टाइम भी
मिलेगा। मिस चैन कहती है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वीपन इस्तेमाल करती हूँ, और आखिरकार मैजिक बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है बैटल के लिए या नहीं, वो तो आपके ऊपर अटैक ही कर देंगे। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि बिल्कुल सही, इनकी इच्छा शक्ति ने ये प्रूफ कर दिया है कि इनमें काबिलियत तो है, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी ऑर्डिनरी सोल्जर को ही समन करूंगा। तो चलो ठीक है, मैं इग्रीस को समन करता हूँ। इसके बाद जिन्वू इग्रीस को समन करता है। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन है मेरी शैडो सोल्जर आर्मी में। मिस चाइन जिन्वू से कहते हैं कि वैसे हम लोग विनर को किस तरीके से डिसाइड करेंगे, जिस पर जिन्वू उनको कहता है कि फाइट तब तक चलती रहेगी और फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप मेरे समरन बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देती हैं या आप खुद ही सरेंडर नहीं कर देती हैं। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि वैसे मैंने इनको कहा है कि मैंने सबसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को समन किया है, लेकिन अगर मैंने बेरू को समन कर लिया होता तब तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। चलो मुझे लगता है कि अब शुरू करना चाहिए। जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि चलो शुरू करते हैं। मिस चाइन भी रेडी होती है। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि आप थोड़े समय के लिए उधर मुड़ जाएंगी, और फिर वो इग्रीस को अपने इन्वेंटरी में से निकाल के एक स्वॉर्ड देता है और उसे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। फिर जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि चलो ठीक है, टेस्ट को शुरू करते हैं। मिस चाइन भी रेडी हो जाती है और फिर इग्रीस और मिस चाइन के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। जिन्वू अपने मन में सोचता कहता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी फास्ट है। अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान हो तो मारा जाएगा अगर इग्रीस ने अपनी ताकत दिखा दी तो। चलो देखते हैं हंटर एसोसिएशन में हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तभी उनको सुनाई देता है। वो अपनी खिड़की से देखते हैं तो उनको जिम्नेजियम का लाइट जलती हुई दिखाई देती है। कहते हैं जहाँ तक मेरे को याद है जिम्नेजियम को किसी ने आज के लिए रिजर्व नहीं कर रखा था। जिसके बाद वो फोन लगा के अपने एक असिस्टेंट से बोलते हैं कि जिम्नेजियम के अंदर की इंटरनल जो सीसीटीवी है उसका मेरे को एक्सेस दो। मिस्टर गो जब देखते हैं तो कहते हैं क्या वैसे ये दोनों यहाँ पर कब आ गए। और फिर मिस्टर गो को याद आता है ओ तो ये बात है। तो यहाँ पर उनको याद आता है कि जरूर जब मैंने मिस चाइन को बताया कि वहाँ पर जिन्होंने इन लोगों की मदद करने के लिए आया था तो जरूर मिस चाइन उनसे इम्प्रेस हुई होंगी। चलो कोई नहीं। जिसके बाद मिस्टर को अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन क्या तुम सिक्योरिटी कैमरास को जिम्नेजियम के अंदर जो उनको बंद कर दोगे। जिस पर वो कहता है कि लेकिन सर मिस्टर को उससे कहते हैं आज इंस्पेक्शन डे है और इसीलिए उसको बंद कर दो। जिस पर वो कहता है ठीक है सर। फिर से हम लोग जिम्नेजियम के अंदर का सीन देखते हैं। मिस चाइन ने इग्रीस के ऊपर अटैक करके उसको थोड़ा सा घायल कर दिया होता है। मिस चाइन जिन्हों से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारा चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, तो क्या तुम बाकियों को यहाँ पर समन करोगे। जिन्हों कहता है लेकिन आप घायल हो सकती हैं। मिस चाइन कहते हैं कि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिरकार मैं भी तो देखूं। जिन्हों कहता है कि आप जानती हैं। मिस चाइन उसको बताते हैं कि हाँ मैंने उस बीस्ट को देखा था, ऑल्सो मैंने उसको फुटेज में भी देखा था। जिन्हों कहता है कि ठीक है, और फिर जिन्हों अपने सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर बेरू को समन करता है। उसको देखकर मिस चाइन की पसीने छूट जाते हैं। वो भी थोड़ा बहुत डर तो रही थी, क्योंकि भाई जब बेरू आता है ना सामने तो उसकी जो माना इमिट हो रही होती है उसके शरीर में से, उसको देख कर ही सामने वाला समझ जाता है कि भाई ये कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जिन्हों मिस चाइन से कहता है कि वैसे मैं आपसे एक और बार पूछ लेता हूँ, क्या आप इससे लड़ेंगी, जो कि बेरू को समन कर लेता है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे जब मैं किसी चीज को शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो जब वो चीज जिंदा थी यानी अलाइव थी उसकी तुलना में वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बेरू को तो बनाया इस पर्पज से था कि वो हंटर्स को खत्म करे, और इसी वजह से ये एक वीपन की तरह पैदा हुआ जिसका काम ही है हंटर्स को मारना। तो ये उतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है, और अगर ये अपनी ताकत लगाकर मिस चाइन के खिलाफ जाता है तो मिस चाइन के जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा। जिन्वू क्या कुछ बोल पाता तभी बेरू बीच में बोलता है और वो बोलता है कि मेरे आका मेरे को इस इंसान के साथ क्या करना है। जिन्वू उसको कहता है कि तुमको इसको हराना है, लेकिन एक बात का याद रखना कि उनको किसी भी प्रकार से चोट नहीं लगनी चाहिए। बेरू जिन्वू से कहता है कि जैसे आपकी इच्छा मेरे आका। बेरू काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है, और वो इतनी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है कि उसकी आवाज से ही जिम्नेजियम के अंदर जितनी भी लाइट्स लगी होती हैं पूरी पूरी क्रैक हो जाती हैं, और आसपास और भी काफी चीजें टूट जाती हैं, जिसको देखकर मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होती हैं। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है ओ तो ये वही है जिसके खिलाफ जिन्वू लड़ा था, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, कि उससे दूर रहना, और अगर तुमने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेरू कहता है कि जैसी आपकी इच्छा मेरे आका। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है कि अब मेरी बारी है, मेरे को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, और ऐसा वो सोच रही होती है उससे पहले बेरू काफी ज्यादा तेजी से मिस चाइन के पीछे आता है। मिस चाइन अपनी स्वॉर्ड लेती हैं और उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बेरू उनके अटैक को रोक लेता है, जिसको देखकर मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होती है। बेरू कहता है, बेरू अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे आका ने यानी कि मेरे किंग ने मेरे को एक कमांड दिया था कि तुम्हें इसको हराना है बिना इसको नुकसान पहुंचाए। तो असल में मेरे को इसको ये दिखाना है कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, और इसको हराना भी है बिना इसको नुकसान पहुंचाए। ये तो बहुत ही सिंपल टास्क है ना। मिस चाइन उससे तलवार छुड़ाते और फिर से उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करती हैं, लेकिन फिर से वो डॉज कर लेता है। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं कि अभी तक मैंने हार नहीं माना है, और वो काफी तेजी से
बेरू के ऊपर अटैक करती हैं, वो हर तरफ से उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बेरू उनके सारे अटैक से बच रहा होता है। मिस चाइन अपने मन में सोचते हो कहती है कि कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे सारे अटैक्स को डॉज किस प्रकार से कर ले रहा है, ये मेरे से काफी ज्यादा दूर है और ये अपने पैरों को हिला तक नहीं रहा है और इसके बावजूद भी मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा है। तभी बेरू मिस चाइन के पास आता है और ये बहुत तेज से चिल्लाता है और मिस चाइन उसकी आवाज से ही पीछे हो जाती है। जिनवू जो कि दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ डिसाइड हो चुका है। जिसके बाद वो मिस चाइन से कहता है कि आप सेटिस्फाई तो है ना, या आपको अभी और भी लड़ना है। लेकिन मिस चाइन कहती है कि नहीं, अभी मेरे को और लड़ना है, मेरे अंदर अभी भी ताकत है कि मैं इससे लड़ सकूं। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या आखिरकार ये सोच क्या रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही हैं और वैसे भी लड़ने की सोच ही क्यों रही हैं, बल्कि इनको तो ये रियलाइज हो चुका है कि इनके और बेरू के बीच में कितना बड़ा स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी बेरू मेरे जो अदर शैडो सोल्जर्स हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके पास इंटेलिजेंस है, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये एक किलिंग मशीन भी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपन ऊपर कंट्रोल किया और वो उनको खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो मेन लक्ष्य है वो तो खून का प्यासा है, ये सामने वाले तो उसका काम है निपटाना, लेकिन ये फिर भी कंट्रोल कर रहा है और मिस चाइन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम ये ऐसा क्यों कर रही है, शायद इनके पास इनका खुद का रीजन हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कोई गलत कदम ना उठा ले। मिस चाइन पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच रही होती हैं और वो बेरू की तरफ ही देख रही होती हैं। तभी बेरू को एक इंस्टिक्चुअल वार्निंग आती है। बेरू मिस चाइन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बेरू काफी ज्यादा तेजी से मिस चाइन की तरफ जाता है, उनके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन मिस चाइन उसके उस अटैक से बच जाती है। लेकिन बेरू का यह जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जमीन में पूरी जमीन ही फट जाती है एक्चुअल में, और पूरी चारों तरफ भाई तहस नहस हो जाती है पूरी जमीन जहां पर बेरू का हाथ पड़ता है। अभी देखकर मिस चाइन थोड़ा सा घबराती हैं और बेरू फिर से गुस्से में मिस चाइन की तरफ देखती हैं, जिसके बाद मिस चाइन सोच रही होती है कि मैं अपने शॉर्ट डांस स्किल का इस्तेमाल करूंगी। मिस चाइन अपने दिमाग में सोच रही होती हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मेरे को एक ही चांस में इसके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी माना नहीं है और इसी वजह से मैं इस स्किल का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मुझे इस स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो बेरू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड चलाती हैं और वो यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ स्लाइड का इस्तेमाल करती हैं और बेरू के ऊपर अटैक कर देती हैं। जिन्वू दूर खड़े था कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता, कहता नहीं। लेकिन तभी मिस चाइन जैसे ही बेरू के शरीर में उनकी स्वॉर्ड टच होती है, बेरू के माइंड में कुछ चीज एक्टिवेट हो जाती है और जिन्वू ने जो उसको कमांड दिया था वो उसको ना मानते हुए अपनी जो क्वीन थी जिसने उसको जन्म दिया था उसका कमांड मानने लग जाता है। तो एक्चुअल में उसका जो कमांड था वो ये था कि एक बात तुम याद रखना और ये कमांड कभी मत भूलना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो, अपने एनिमी को खत्म कर दो और ये जो गर्ल है ये तुम्हारी एनिमी है। और इसीलिए बेरू मिस चाइन के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू बेरू के ऊपर चिल्लाता है कि रुको और काफी ज्यादा तेजी से जाता है और बेरू के उस अटैक को रोक लेता है अपने हाथों से और उसको पीछे हटने के लिए कहता है। जिन्वू उससे कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि रुको। जिन्वू बेरू के ऊपर गुस्सा होता है, जिसके बाद वो यहाँ पर मिस चाइन से पूछता है कि आप ठीक तो है। मिस चाइन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। बेरू जो कि थोड़ा सा दूर चला गया था, तो यहाँ पर जिन्वू ने जब उसको पकड़ा था उसके अटैक को डॉज किया था तो उसको थोड़ा सा दूर कर दिया था उसको मिस चाइन से, जो कि जिन्वू से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मेरे किंग मेरे को माफ कर दीजिए। जिन्वू कहता है क्या है ये। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि आखिरकार आप अपने आप को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही थी, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। मिस चाइन जिन्वू कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। जिन्वू उनसे आगे कहता है कि सिर्फ एक टेस्ट ही तो था ना, एक नेमलेस गिल्ड का एक एंट्रेंस टेस्ट, आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी और आपके जैसे हंटर को अपनी लाइफ को इस चीज के लिए रिस्क में नहीं डालना चाहिए और ये उतना ज्यादा कीमती भी नहीं था, तो आखिरकार आपने अपने आप को इतना रिस्क में क्यों डाला। मिस चाइन उसके कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। जिन्हों से कहता है कि अरे आप कुछ बोलेंगी कुछ बताएंगी। वो अपने मन में सोच रहा था कि भाई क्या सोच रही है आखिरकार, और जिन्हों बेचारा खुद ही बोल देता है कि क्या शायद आप क्या मेरे में इंटरेस्टेड है। मिस चाइन उसके उस बात का भी कोई रिप्लाई नहीं देती हैं। तभी वो कहते हैं कि क्या क्या। जिन्हों भी सोच रहा था कि यार मैंने क्या कह दिया, पर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैंने बोल दिया यार। मिस चैन भी कहती हाँ हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है, और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं। इसके बाद अगले सीन में माइकल और मिसिस सेलनर को देखते हैं। मिस्टर ब्रेनोन माफी मांग रहे होते हैं। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे बताओगे कि आखिरकार हुआ क्या है। माइकल उनको बताता है जैसा कि मिस सेलनर ने ऑब्जर्वेशन किया था और उन्होंने बताया है कि एक्चुअल में जो सांग जिन वू है वो एक किंग है। उसकी बात ये सुनकर कहते कि क्या सांग जिन वू। उनमें से उन लोगों की ये बात सुनकर मिस्टर ब्रेनेन कहते हैं तो मिसेस सेलनर ये कहना चाह रही हैं असल में जो सांग जिन वू है वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है। मिसेस सेलनर उनसे कहते हैं कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअल में। तो जैसा कि जितने भी लोग
अवेक्ड होते हैं उनकी जो एक्चुअल में पावर होती है वो एक दूसरे साइड से आती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं द अदर साइड, और उन दोनों पार्टीज के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को मैं सेंस कर पाती हूँ। वैसे जो दूसरी साइड से फोर्स आती है वो काफी ज्यादा इंटेंस होती है, लेकिन जो कुछ अवेक्ड लोग होते हैं उनमें से ब्लाइंडिंग लाइट आती है, और यूजुअली मैं उन टाइप्स के लोगों को किंग कहती हूँ। लेकिन इस केस में यानी जिन्वू के केस में मेरे को ऐसा कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दिया। और दूसरी बात, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी जो अंदर डार्कनेस थी वो मुझे उल्टा ही देखने लग गई, और वो ऐसा बताते हुए काफी ज्यादा डर रही होती हैं। वो आगे बताती हैं कि वो अपने आप में ही डार्कनेस है। वो कहते हैं कि क्या डार्कनेस, तो आप ये कहना चाहती हैं कि जिन्वू एक एविल है? वो कहती है अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहने की कोशिश नहीं की है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक अच्छा इंसान है या बेकार इंसान है, मैं सिर्फ आपको उसकी पावर के बारे में बता रही हूँ, उसकी पावर क्या है उसके बारे में सिर्फ। जिन्वू अपनी ताकत को एक दूसरी जगह से ही लेता है, जैसे बाकी सभी जो लोग होते हैं वो अपनी पावर्स को कहीं और से लेते हैं, उनके बीच में कनेक्शन होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उसकी खुद की ही स्ट्रेंथ है, और उसकी स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी उसकी पावर की कोई भी सीमा नहीं है, वो जितना चाहे उतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जिसके बाद वो वहां से उठ के जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मिसेस सेलर, आपने हमें अपना समय दिया, आपका थैंक्स, और फिर अब आप जा सकती हैं। माइकल मिस्टर ब्रेनोन से पूछता है कि वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर बेसमेंट लेवल 24 में जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। और फिर ये दोनों मिलकर बेसमेंट लेवल 24 में जाने लगते हैं। ये लोग जब लिफ्ट में होते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ब्रेनोन माइकल से कहते हैं अगर हम मिसेस सेलर के एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसको रिक्रूट नहीं कर सकते तो हमको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा मिस्टर जिन्वू को रिक्रूट करने का। वैसे क्या तुमको याद है कि पहला एस रैंक का जो गेट था वो कब ओपन हुआ था? और माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैं उस चीज को कैसे भूल सकता हूँ, उसने पूरे वेस्ट एरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अमेरिका ने दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर्स को रिक्रूट करने के लिए उनको काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देने का वादा किया, और साथ ही में और उन लोगों को एक अथॉरिटी भी दी, और वो अथॉरिटी एक नेशन जितनी पावरफुल थी, और उसी से जन्म होता है नेशनल लेवल हंटर के टाइटल का। इसके बाद हम लोगों को बैक स्टोरी बताई जाती है। तो एक्चुअल में जो एक ड्रैगन था जिसका नाम था कैमिश, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो अकेला ही टॉप रैंक्स के जो हंटर्स थे, हजारों टॉप रैंक के हंटर्स, उनको संभाल सकता था। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पर माइकल और मिस्टर ब्रेनोन आपस में बात करते हुए उसी जगह पर जा रहे होते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर ब्रेनोन वो उसको एक र्यून स्टोन दिखाते हैं जो कि उन लोगों को कैमिश की कॉर्प्स से मिली थी। मिस्टर ब्रेनोन कहते हैं कि उस बात को 8 साल बीत गए हैं और अभी भी एक मेज क्लास को नेशनल लेवल हंटर होना बाकी है, और ये र्यून स्टोन अभी भी अपने सही ऑनर का इंतजार कर रहा है इस बेसमेंट के अंदर। कैमिश ने एक बार और इस ब्यूटीफुल कंट्री को वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है। इसके बाद हम लोग कैमिश की जो डेथ बॉडी होती है उसको देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एक्चुअल में ये लोग तो उसकी बॉडी के सामने बहुत छोटी छोटी चीज दिखाई दे रहे होते हैं, वो बॉडी बहुत बड़ी होती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू के घर पे जिन्वू को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में अपना ही फेस देख रहा होता है शीशे में। वो सोच रहा होता है कि यार जब से मैं रीअवेकिंग हुआ हूँ मैं ये तो मानूंगा कि मैं थोड़ा सा इंच बढ़ गया हूँ और मेरा जो शेप है शरीर का वो भी बेहतर हुआ है, लेकिन क्या मैं सही में इतना सुंदर हूँ? क्योंकि मैं तो एक एवरेज की तरह दिखता हूँ। यार मिस चाइन मुझको मैं कैसे पसंद आ गया? अब जिन्वू यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि यार मेरी शक्ल तो मेरे को नहीं लगता उतनी अच्छी है, तो मिस चाइन मेरे को पसंद क्यों करती हैं? अब इसे क्या मालूम भाई, कोई और ही बात है। वैसे हाँ, मेरी जो स्किन है फेस की वो काफी ज्यादा क्लियर है। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि मेरे पास एक स्किल है जिसकी हेल्प से मेरे शरीर में कहीं भी कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मैं उसको तुरंत रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी यार। जिसके बाद जिन्वू अपनी सिस्टर के पास जाता है, उससे बोलता है कि जिन्हा। जिन्हा बोलती है हाँ बोलो। जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे तुम मेरे को कितना रेट करना चाहोगी? जिन्हा पूछती है कि किस बेस पर मैं तुमको रेट दूं? जिन्वू बोलता है कि अट्रैक्टिवनेस पर। वो कहते क्या आखिरकार तुमको ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल गया? जिन्हों उसके पास आता है, उसको पकड़ के उसकी पिटाई करने लग जाता है। उससे कहता है क्या क्या बात कर रही हो तुम? जिन्हों उसको बोलते है कि मेरी आंखों में तो तुम्हारी शक्ल एकदम बकवास है, घटिया है। जिन्हों उसको मार रहा होता है, उसे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे फालतू बोलने की, और तुम्हारा बेकार का ओपिनियन देने के लिए थैंक्स। जिन्हों अपनी सिस्टर से कहता है सुन पीछे 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 रख पैर, नहीं तो पैर टूट जाएगा तेरा। और क्या तुम्हें भूल गई हो क्या मेरी जो बॉडी है वो एक एस रैंक के हंटर की है? और फिर इन दोनों भाई बहनों यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस होती है। जिसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे मैं तुमको कुछ बता दूं, मैं यहाँ पर एक गिल्ड बनाने की सोच रहा हूँ। उसकी सिस्टर कहते हो तो मतलब तुम बड़े बॉस बन गए हो। जिन्वू उससे बोलता कि अपना जो गिल्ड है उसका नाम रखा है सोलो प्लेयर गिल्ड। उसकी सिस्टर कहते क्या क्या मजाक चल रहा है क्या? ये क्या मजाक है? और आखिरकार तुमको ऐसा ही नाम क्यों सूझा? जिन्वू उससे बोलता है क्यों कुछ अजीब नाम है क्या? वो उसकी सिस्टर कहती है अरे बहुत ज्यादा अजीब है, और वैसे भी तुम्हारे पास एक एबिलिटीज है जिसकी मदद से तुम उन डार्क सोल्जर्स को समन कर सकते हो, तो टेक्निकली देखा जाए तो तुम एक सोलो प्लेयर तो नहीं हो। जिन्वू कहता अच्छा पॉइंट तो है, तो मेरे को उसका क्या नाम रखना चाहिए बताओ? उसकी सिस्टर थोड़ा सोचती हो, कहती वैसे अर्जिन गिल्ड कैसा नाम रहेगा?
वो कहता है अब इसका क्या मतलब है। इसकी सिस्टर उसको बताती है कि चाइनीज में अ मीन्स होता है आई और जिन का मीन्स होता है टू गो फॉरवर्ड, मुझे आगे जाना है। और वैसे भी ये नाम मैंने इसलिए चुना क्योंकि पहले मेरा नाम यही था। क्यों, तुमको ये नाम अच्छा ही लगा क्या, इसमें कुछ बुरा है क्या। जिनवू कहता है उतना बेकार भी नहीं है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग मिस चाइन को देखते हैं जो कि बेचारी सो ही नहीं पा रही होती है। अब आप लोग को तो मालूम है भाई क्यों नहीं सो पा रही थी। उनको बार बार जिनू को एक ख्याल आ रहा होता है। वो कहती है अरे यार मैं बार बार इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं कितना ज्यादा सोच रही हूँ। तो बेसिकली मैंने उससे बोल दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो बार बार जिनू के उसी बात के बारे में सोच रही होती हूँ। कहते नहीं नहीं शायद मैं क्रेजी हो गई हूँ, लेकिन नहीं, उसने मेरी जान बचाई थी। ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ ये बात सही है। अरे नहीं यार, क्या मैं मजाक कर रही हूँ, सब कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो वैसे मेरे को मिन ब्यूंग की हीलिंग एबिलिटीज की वजह से मैं सर्वाइव हुई थी, वहां बच पाई थी। तभी उनके दिमाग में उनको एक ख्याल आता है जहां पर वो मिस्टर ब्यूंग से मिलती हैं। मिस्टर ब्यूंग उससे कह रहे होते हैं कि प्लीज तुम जिन्वू को बता देना कि वो सावधान रहे उन पावर्स से जो उसके अंदर है। तभी मिस चाइन की आंख एकदम से खुलती है। मिस चाइन कहती है कि ये क्या था। मेरे को याद है कि मैंने मिन ब्यूंग को देखा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नाइट गिल्ड को देखते हैं। नाइट गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है उसके पास उसका असिस्टेंट आता है। वो उसको बताता है कि बॉस कल एक नया गेट अपीयर्ड हुआ है और वो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसी वजह से हमको उस गेट का एंट्री परमिट नहीं मिला। और हंटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उस गेट की जो रैंक है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि क्या वो एस रैंक क्या उससे ज्यादा है। वो उसको बताता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था कि वो एक टॉप टायर ए रैंक का गेट है। गिल्ड मास्टर कहता है हमारी गर्दन में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो हम सभी यहीं पे मारे जाएंगे। जिस पे उसका असिस्टेंट कहता है कि हम लोगों के पास तो इतनी ज्यादा मैन पावर भी नहीं है कि हम एक स्ट्राइक स्क्वाड बना पाए एक ए रैंक के गेट के लिए भी। लेकिन हम लोग इस कंट्री की जो 5 मेजर गिल्ड्स हैं उनमें से एक गिल्ड है, तो अगर हम लोग इस चीज को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं तो लोग हमारे बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ए बी सी डी और ई रैंक ये सारे के सारे जो रैंक्स हैं वो सेम है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि क्या, और हमारी संख्या और कैपेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे जो ए रैंक के हंटर्स हैं और जो बाकी मेजर गिल्ड के ए रैंक के हंटर्स हैं उनसे वो लोग कम नहीं है। बस फर्क ये है कि हमारे पास कोई एस रैंक का हंटर नहीं है और यही सबसे बड़ा सिर दर्द है। तभी पीछे से आवाज आती है और वो बंदा बोलता है तो हम दूसरे गिल्ड के साथ गठबंधन क्यों नहीं बना लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा गिल्ड इसी तरीके से एग्री कर देगा। हम लोग दूसरों से हेल्प मांगेंगे क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग गेट को अपने दम पर क्लियर नहीं कर सकते। तो कैसा रहेगा कि हम किसी इंडिविजुअल को लें एक गिल्ड की जगह पर। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो बातें बोल रहा होता है वो एक ए रैंक का हीलर जैंग होता है, जिस पे उनका जो बॉस होता है वो बोलता है कि हम एक टॉप टायर ए रैंक की बात कर रहे हैं और आखिरकार किस तरीके से एक सिंगल हंटर इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर पाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी उसको याद आता है 1 मिनट, वो बोलता है कहीं तुम, जिस पर ए रैंक का हीलर बोलता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपने सही समझा। जिसके बाद गिल्ड मास्टर कहता तो तुम जिन्वू की बात कर रहे हो। अगर हम दूसरे बड़े गिल्ड के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारे नाम पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग सांग जिन्वू के साथ उसको अपने फोर्स में ज्वाइन करवाते हैं और इसके साथ ज्वाइन करते हैं तो लोग हमको ज्यादा जानेंगे। प्लस हम लोगों के पास काफी अच्छा मौका रहेगा कि हम लोग किसी भी खतरनाक रेड को अच्छी तरीके से सेफली क्लियर कर पाए। पर वैसे सांग जिन्वू इस समय पर कर क्या रहा है, जिस पर उनका जो एम्प्लॉय होता है उसको बताता है कि उसने जल्द ही में अभी जो मिडल हाईवे पर एक बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ था उसको अकेले दम पर ही क्लियर कर दिया। वैसे बॉस क्या आप उससे मिलना चाहेंगे, क्या मैं उसको आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दूं। जिस पे उसका बॉस उसको कहता है अरे नहीं, इतनी ज्यादा बेवकूफी नहीं, इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैटर को फोन पर हैंडल करना ये सिर्फ एक बेवकूफी होगी। तो चलो उसके घर चल के उससे सामने बात करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड में बैठा हुआ होता है। वो योजिन को बता रहा होता है कि मैंने अपने गिल्ड का नाम सोचा है अर्जिन गिल्ड, कैसा रहेगा। जिस पर योजिन उससे कहता है कि सर ये तो काफी बेहतरीन नाम लग रहा है, तो चलो हम लोग इसी नाम को अपने गिल्ड का ऑफिशियल नाम बना देते हैं। पर योजिन तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि यार इसका कुछ भी नाम रख भाई, कुछ भी नाम रख दो, लेकिन सोलो प्लेयर गिल्ड इसके अलावा कुछ भी नाम चलेगा। जिन्वू कहता है कि ठीक है, तो हम लोग इसी नाम को कंफर्म करते हैं और अब हमको एक लास्ट फाउंडिंग मेंबर को रिक्रूट करना होगा, है ना। इस पे यूजिन कहता है वैसे आपका कल मिस चाइन के साथ क्या हुआ, वो नहीं कर रही है हमको ज्वाइन। जिन्वू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस चाइन हमारे गिल्ड के लिए फिट होंगी और वैसे भी वो नहीं है जिनको मैं ढूंढ रहा था। यूजिन अपने मन में सोच रहा था क्या वो एक एस रैंक की हंटर है, वो यंग है और उनके पास ग्रेट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, वो दिखने में भी काफी बेहतरीन है। अब मिस चाइन से भी बेहतर कैंडिडेट कौन होगा। उसके बाद यूजिन जिन्वू से बोलता है कि सर वैसे आप किस प्रकार का इंसान ढूंढ रहे हैं, आपको एग्जैक्टली कैसा चाहिए मेरे को बताइए आप। जिन्वू उसको बताता है कि ऐसा कोई जिसके पास हंटर लाइसेंस हो, जिसको कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो भरोसेमंद हो। यूजिन कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ लोगों का नाम तो आया, लेकिन
यूजिन आगे कुछ बोल पाता तभी उनका गेट खटखटाता कोई। जिनवू बाहर जाता देखने के लिए गेट पर कौन है। जिनवू बोलता है कि कौन। जिन्हों अपने मन में सोचा था कहीं क्या फिर से मिस चाइन तो नहीं आ गई, लेकिन तभी वो बाहर देखता है तो असल में यहाँ पर जो नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर था वो अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ पर आ गया था। वो तीनों के तीनों कुछ इस तरीके से दांत फाड़ते हुए एक काफी खतरनाक स्माइल देते हुए जिन्हों से बोलता है, उसका जो गिल्ड मास्टर होता है कि हेलो, मैं पार्क नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर। पीछे खड़ा योजिन जिनवू, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं कि ये क्या करने के लिए आ गए यहाँ पर। जिसके बाद ये लोग अंदर आते हैं। वो लोग जिनवू को एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये देखिए, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ था और सभी लोग उस गेट को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये देखो, ये कितना बड़ा है, आखिरकार पॉसिबल ही कैसे, आखिरकार किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, ये गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है। गिल्ड मास्टर पार्क जिन्हों से कहता है कि वैसे वैसे गेट का जो रैंक होता है वो उसके साइज पर हमेशा डिपेंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा गेट है उतना बड़ा ही उसका रैंक होगा। तो कोई भी जो गेट होता है उसमें से कितनी ज्यादा माना निकल रही है उसको डिटेक्ट करके ही पता लगाया जाता है कि आखिरकार उस गेट का रैंक क्या है। जिन्हों से कहता है तो क्या हंटर एसोसिएशन ने इसको एक एस रैंक का गेट का है, जिसमें वो कहता है कि नहीं, लेकिन ये इमिजरेबल है और ये बुसान सिटी का आज तक का सबसे बड़ा गेट है। इससे पहले बुसान सिटी में इससे बड़ा गेट आज तक अपेयर नहीं हुआ है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा था बुसान, यहाँ पे तो जूही रहती है ना। जूही की एक बात याद आती है जब जूही ने उससे कहा था कि मेरे शहर में जब तुम आना तो मैं तुमको ट्रीट दूंगी। जिसके बाद गिल्ड मास्टर आगे जिन्हों से कहता है, शायद आपने न्यूज ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमको एंट्री परमिट देने के लिए मना कर दिया है। उनको लगता है कि ये जो रेड है वो काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है और जैसा कि हम लोगों के गिल्ड में यानी कि नाइट गिल्ड में कोई भी एक एस रैंक का हंटर नहीं है और इसीलिए उन्होंने हमको इस रेड पे जाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे जो स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन कर लेते हैं तो हंटर एसोसिएशन शायद हमको परमिशन दे दे। उसके पीछे खड़ा ए रैंक का हीलर जो पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इनसे ऑटोग्राफ के लिए पूछ लूं। तो जिन्हों से ऑटोग्राफ के लिए पूछने की सोच रहा होता है। भाई होगा जिन्हों का फैन, लेना चाहता होगा ऑटोग्राफ, लेकिन वो बस सिर्फ ये मन में सोच रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। गिल्ड मास्टर आगे बोलता है, वैसे मैं तुमको काफी बेहतरीन डील दूंगा। वैसे जब बड़ा जो गिल्ड होता है वो किसी डंजन को लेता है और उस पे रेड करके उसको क्लियर करता है तो एस रैंक के जो हंटर होते हैं उनको वैसे 10% मिलते हैं जो भी प्रॉफिट होता है, लेकिन हम तुमको 20% देंगे। जिसपे जिन्वू कहता है कि चलो ठीक है, इसको 50-50 करते हैं। ये बात सुनने के बाद वो लोग सभी हैरान होते हैं, कहते हैं क्या। जिसपे जिन्वू उनसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा अगर तुम मेरे को एक इंडिविजुअल हंटर ना मानकर एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो तो। यानी कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं एक इंडिविजुअल हंटर तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा हूँ, तुम ये सोचना कि पूरा एक गिल्ड ही है जो कि तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा है। एक्चुअली में मेरा जो गिल्ड है अर्जिन गिल्ड वो अभी प्रोसेसिंग में है। जिसकी बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है, क्यों ना इसको 40-60 कर दिया जाए, ये कैसा रहेगा। जिन्हों उससे कहता है, मेरे को तुम्हारे साथ इस वक्त कोई भी प्रकार का कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना है। जिसकी बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होता है कहता है कि ठीक है, लेकिन रिटर्न में मैं चाहूंगा कि तुम डंजन के जो बॉस हो उसको हराओ। तो क्या तुम हमारे लिए ऐसा करोगे। जिन्हों से कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते गिल्ड मास्टर जिन्हों से बोलता है, वैसे कल तुम रेड के लिए आ सकते हो तो तुम सुबह सुबह आ जाना। वैसे मैं तुमको अभी बुसान सिटी ले जा सकता हूँ अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो, लेकिन तुम हमारे साथ आ क्यों नहीं रहे हो। जिन्हों से कहता है कि असल में मेरा आज रात का कुछ प्लान है, तो वैसे मैं पक्का कल आ जाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लेट नहीं होऊंगा। तभी उनका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ये क्या। भी मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि अभी जो उनकी शेडो थी वो यहाँ से थोड़ी सी मूव हुई है। जिन पे उनका बॉस कहता है, क्या तुम पी कर आए हो क्या। तभी जिन्वो के फोन पर किसी का फोन आता है। जिन्वो कहता है कि अब ये किसका नंबर है। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि एक्सक्यूज मी, किसी का फोन आ गया है, मैं थोड़ा सा कॉल पे बात करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। जिन्वो फोन लेकर बाहर आ जाता है। जिन्वो कहता है कि हाँ कौन बोल रहा है। उधर से आवाज आती है जिन्वो। वो आवाज सुनने के बाद जिन्वो कहता है मॉम, मॉम आपने फोन किया है। जिन्वो की मॉम कहती है मैंने तुमको फोन इसीलिए किया है क्योंकि मेरे को तुम्हारी आवाज सुननी थी, क्या तुम इस समय पे बिजी हो। जिन्वो कहता है नहीं। और फिर ये लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं। जिन्वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आज रात को हम लोग डिनर पे चलेंगे तो कैसा रहेगा। जिन्वो की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उसी जगह का बुसान सिटी में जहाँ पर जो बड़ा वाला गेट है वो अपीयर्ड हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। वहाँ पे लोग तो भाई बहुत ज्यादा छोटे छोटे से दिख रहे होते हैं और वहाँ पर काफी सारे हंटर्स आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो गिल्ड मास्टर था वो भी यहाँ पर आ गया होता है अपने साथियों के साथ। वो अपने मन में कहता है कि मैं उसको थोड़ा सा और फोर्स करता तो वो कल ही हमारे साथ यहाँ पर आ जाता, आशा है कि वो लेट ना हो। तो जिन्वो की बात कर रहा होता है और 11 बज गए होते हैं और 11:05 पे इन लोगों की रेड थी। वो टाइम को देखते हुए कहता हूँ सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। दूसरी तरफ
तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं। जिन्वू भी वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गया होता है। जिन्वू आसमान की तरफ देखता है तो जो मौसम होता है उतना क्लियर नहीं होता। जिन्वू आसमान की तरफ देखते हुए कहता मौसम सही नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप जिन्हा अपने साथ अम्ब्रेला ले गई हो। मुझे लगता है कि मेरे को वहाँ पर चलना चाहिए। और ऐसा कहने के साथ जिन्वू बोलता है शैडो एक्सचेंज। दूसरी तरफ हम लोग जिन्हा को स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक टीचर का थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है तो बेसिकली हम लोग एक फ्री लेबर है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हाँ तुमने सही कहा यार। उनमें से तीसरा कहता है कि आखिरकार टीचर हम लोग को इस तरीके से काम क्यों देते रहते हैं। इसी तरीके से ये लोग आपस में थोड़ी और बातचीत करते हैं और जो भी काम करने के लिए आए हुए होते हैं उस रूम में जाते हैं। जैसे ये लोग उस रूम को देखकर कहते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा धूल है यार, इसको आखिरकार लास्ट टाइम कब क्लीन किया गया था। तो वो पूरा रूम काफी ज्यादा गंदा होता है। वहाँ पे काफी सारे सामान पड़े हुए होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हर सेमेस्टर में इस रूम का इस्तेमाल किया जाता होगा। तभी वो लोग सामने एक गेट को देखते हैं। वो कहते हैं अब ये क्या है। कहते हैं क्या ये कोई गेट है। तभी उनमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो उन दोनों कहता है अरे यार तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, चिल। तो जो हंटर्स होते हैं वही सिर्फ इस गेट के उस पार जा सकते हैं और वैसे भी इस गेट की दूसरी साइड कुछ है ही नहीं यार। और वैसे भी इस गेट को ओपन हुए तो लगभग एक हफ्ता हो गया। जिसकी बात सुनकर वो लोग कहते हैं क्या। तभी उनमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि नहीं यार, पर वैसे भी ये गेट तो हम लोग को अभी मिला है ना, तो इसका मतलब तो ये है। वो उसके आगे कुछ बोल ही पाता। तभी वो जो गेट होता है वो क्रैक हो जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर का हाथ आता है और जो गेट के नियर में जो एक लड़का खड़ा था वो मॉन्स्टर उसको पूरा पकड़ लेता है। ये देखकर बाकी दो लड़के होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि मेरे को बचाओ, जल्दी मेरे को बचाओ। लेकिन वो मॉन्स्टर उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने हाथ से पूरा पिचका देता है। उसके शरीर से पूरा खून आने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर जिस बच्चे को पकड़ा हुआ होता है उसको पूरा पिचका देता है और खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर के पीछे दो और मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। बाकी दो बचे हुए बच्चे होते हैं वो मॉन्स्टर उसको भी मार देते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों स्टूडेंट्स थे वो मॉन्स्टर उन सभी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर बाहर आता है और उनको यहाँ पर जो इन्होंने उनको अभी मारा हुआ था उन बच्चों को खून सूंघता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये पिछले जो मॉन्स्टर्स थे उनसे काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर हैं इनकी जो इंसेक्ट्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लोग अपने मिशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इन लोगों ने पूरे हफ्ते भर अपने आप को डार्कनेस के अंदर छुपा के रखा और अपने शिकार को ढूंढने से पहले ही इनकी जो सिक्स्थ सेंस थी वो एक्टिवेट हो गई थी। इसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये जो पूरी जगह है यहाँ पर काफी सारे शिकार है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी लोग जो स्कूल के अंदर होते हैं उनकी बात कर रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे शिकार है चारों तरफ। हमसे ऊपर एक लेवल है और उससे भी ऊपर एक लेवल है। तो एक्चुअली में जैसे कि ये मॉन्स्टर्स हैं तो ये स्कूल के जिस फ्लोर पे है उससे ऊपर भी एक फ्लोर है और उससे ऊपर भी एक फ्लोर है, तो उसी को ये लोग लेवल अप कह रहे हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये जो जगह है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जैसे कि कैसल होता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जो उसके पीछे दूसरा मॉन्स्टर होता है उससे बोलता है कि पहले हंटिंग मैं स्टार्ट करूंगा, तुम जाओ और बाकी लोगों को ले आओ। और उस रूम का शीशा तोड़कर बाहर आता है और कहता है कि असली हंट तो अभी स्टार्ट होगा, पहले मैं इस कैसल के सभी इंसानों को खत्म तो कर दूं और अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लूं। तो सबसे पहले मैं इस एरिया को क्लियर करता हूँ। उसके सामने काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि इस चीज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है। वो लोग तो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इन लोगों की तरफ आता है और ये लोग उसको देख लेते हैं, जिसको देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वहां पर जो एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग उसी गेट को देखते हैं जहां पर जिन्वू को जाना था, जो कि बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ था। तो जिन्वू भी उस जगह पर पहुंच जाता है। उसको देखने का जिन्वू कहता है रियल लाइफ से तो यार ये वाला गेट बहुत ज्यादा बड़ा है। वो यहाँ पर चारों तरफ अपने नजरें घुमाता है तो सामने वो देखता हुआ कहता तो ये हॉलिंग टीम है और दूसरी तरफ है माइनिंग टीम और बाकी इधर है काफी सारे हंटर्स, स्ट्राइक स्क्वाड। तो यहाँ पर टोटल 13 ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स हैं। अच्छा, तो इन लोगों के पास वैसे काफी सारे ए रैंक के हंटर्स हैं। एक ऐसा गिल्ड जिसके पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स हैं। जिन्हों ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है तभी पीछे से जिन्हों की आवाज आती है। जिन्हों पीछे देखता है तभी उनमें से जो एक हंटर होता है वो जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर जिन्वू आप काफी ज्यादा अमेजिंग है। जीजू आइलैंड के दौरान आपने कितनी अच्छी तरीके से फाइट की। सभी हंटर्स भी जिन्वू को वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आपने उन डार्क सोल्जर्स को किस तरीके से समन किया। नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, क्या हमको उनको समन बीस्ट कहना सही रहेगा? तो क्या आज आप हमको लीड कर रहे हैं? तभी वहां पर एक और हंटर आती है और वो उन लोगों से बोलती है रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस्टर जिन्वू को इस तरीके से परेशान मत करो। जिसके बाद वो जिन्वू को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है अपना नाम वगैरह और उसको ये भी बताती है कि वो नाइट गिल्ड का जो इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड है उसकी मेन हीलर है। और वो कहती है कि जैसा कि आप लीडर हैं और मैं मेन हीलर हूँ तो क्यों ना हम दोनों ही अकेले चलते हैं और सभी को खत्म करते हैं। तो क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? जिन्हों कहता है क्या। जिसके बाद जिन्हों नाइट गिल्ड का जो मास्टर होता है उससे बोलता है कि तुमने क्या अभी तक इसको बताया नहीं है? जिसपे वो बोलता है अरे नहीं कोई नहीं, मैं इन सभी लोगों को बता देता हूँ। जिसके बाद वो इन लोगों के पास आता है, इन लोगों को बोलता है कि मेरा नाम पार्क जॉन्सू है
और आज की जो रेड है मैं लीड करूंगा। जिसको सुनकर बाकी सब जो हंटर होते हैं, क्या सर आप फिर से मतलब मिस्टर जिन्वू नहीं करेंगे? अरे यार सच में सीरियसली। जिसके बाद उन लोगों को बताता है कि नहीं नहीं मिस्टर जिन्वू भी हम लोगों के साथ चलेंगे, लेकिन वो बैक लाइन के इंचार्ज हैं, वो हमको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो वो हमको वहाँ पर सेफली निकाल देंगे वहाँ से। तभी उनमें से जो हंटर होता है वो उससे कहता है क्या तुमको लगता है कि हमको किसी की जरूरत भी है कि हमको कोई प्रोटेक्ट करे? अब ये बात सुनकर जिन्वू को तो मुंह बन जाता है, कहता है भाई ये कौन है अब? जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मिस्टर जिन्वू तो एलाइट स्टैग स्क्वाड के मेंबर भी नहीं है और उनको क्या लगता है कि हम लोग कमजोर हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर जो होता है वो कहता है कि हमारे जो हंटर है वो बस इस तरीके से बातें करते हैं, कोई नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है। और वो जिन्वू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये लोग कभी कभी थोड़ा बहुत लाइन से बाहर चले जाते हैं, इनकी बात को सीरियस मत लीजिए आप। जिन्वू कहता है ओ तो इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं। और उन सभी लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं। फिर एक एक करके ये लोग गेट के अंदर चले जाते हैं और इन लोगों की जो रेड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पर जो उनका इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट होता है हंटर एसोसिएशन का, उनके पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। तो वहां पर जो कॉल पिक करने वाली रिसेप्शनिस्ट होती है वो कॉल को पिक करती है, वो कहती है कि हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी कॉल लाइन में आपका स्वागत है, बताइए मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए कहती है हाँ हाँ मैं इस समय स्कूल में हूँ। वो कहती है हाँ हाँ तो क्या हुआ? जिसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर बाहर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो कहते हैं क्या? वो भी अपने मन में सोच रहे थे कि मॉन्स्टर बाहर, क्या वहां पर कोई डंजन ब्रेक हुआ है? जिसके बाद वो उस लड़के से पूछते कि तुम कहाँ से बोल रही हो? वो लड़की बताती है कि मैं बाथरूम के अंदर छिपी हुई हूँ और मेरे जो फ्रेंड थे वो मेरे साथ थे, लेकिन लेकिन वो लोग, और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। असिस्टेंट होती है वो पूछती है कि वहां पर वैसे कितने मॉन्स्टर्स हैं? वो कहती है कि मेरे मेरे आसपास मुझे नहीं पता, मैंने बस लोगों की आवाज सुनी और लोग चिल्ला रहे हैं कि वो मरने वाले हो, मर रहे हैं। असिस्टेंट उसको कहती है कि शांत रहो तुम आराम से एकदम, तुम कुछ भी जल्दबाजी मत करो, हंटर्स रास्ते में ही है, वो कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, तब तक तुम अपने आप को एकदम शांत रखो। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या सही में? तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से बाहर आ सकती हूँ? असिस्टेंट उससे पूछती है कि रुको रुको मेरे को एक चीज बताओ, वैसे वो जो मैजिक बीस्ट हैं वो किस टाइप्स के हैं, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मैंने उनको इससे पहले टीवी पर देखा है, मैं उन लोगों का नाम भूल गई हूँ। लेकिन असिस्टेंट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी जल्दी बताओ किस प्रकार से दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, मेरे को बताओ कैसे दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं वो बीस्ट। जिसपे लड़की उसको बताती है कि उनका जो शरीर है वो तो इंसानों की तरह है, लेकिन उनका जो फेस है वो काफी ज्यादा डरावना है और उनके जो स्किन का कलर है वो ग्रीन है। ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं क्या वो लोग ऑर्क्स हैं? तभी लड़की कहती है हाँ याद आ गया, हाँ उन लोगों को ऑर्क्स कहते हैं। हम लोग उस बाथरूम के बाहर उसी ऑर्क को देखते हैं जो कि अपना वीपन लेकर आ गया होता है। उस पूरे वीपन पर पूरी तरीके से ब्लड लगा होता है। असिस्टेंट चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं निकलो वहां से, जल्दी निकलो, वो तुम्हारी स्मेल को सूंघ सकता है, निकलो वहां से जल्दी। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहती, हेल्प, मेरे को बचाओ प्लीज, मेरे को बचाओ। दूसरी तरफ हम लोग स्कूल के अंदर ही बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा बुरा माहौल हो गया होता है। चारों तरफ से बस चिल्लाने चीखने की आवाज आ रही होती है और चारों तरफ खून ही खून पड़ा होता है। सभी बच्चे स्कूल के बाहर भाग रहे होते हैं, गिरते पड़ते जैसे भी हो सके अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं, बस किसी तरीके से वो निकल जाना चाहते हैं यहाँ से। पुलिस भी यहाँ पर आ गई होती है। उनमें से कुछ बच्चे तो कह रहे होते हैं कि मेरे फ्रेंड अंदर है, उनको बचाओ, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स कह रहे होते हंटर्स आ रहे हैं, वो लोग उनको देख लेंगे, अभी निकलो यहाँ से, अपनी जान बचा के निकलो। इस तरफ हम लोग मॉन्स्टर्स को देखते हैं, उन्हीं बीस्ट को जिन्होंने काफी सारे लोगों को खत्म कर दिया होता है। उनमें से जो एक बीस्ट होता है वो दूसरे बीस्ट से कहता है कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमारे इतने सारे शिकार चले गए, हम उनका हंट नहीं कर पाए। तभी दूसरा यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि चिंता क्यों कर रहे हो, अभी यहाँ पर काफी सारे बचे हुए हैं, ऊपर चलते हैं। वो लोग ऊपर हैं दूसरे फ्लोर पर और उन सभी को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग ऊपर वाले फ्लोर का सीन देखते हैं, जहां पर जो पूरी दीवारें वगैरह होती हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गई होती हैं, शीशे उसे पूरी तरीके से खराब हो गए होते हैं, मतलब जो पूरा फ्लोर का जो एरिया होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और उसी फ्लोर पर हम लोग एक रूम के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने वहां पर जो टेबल वगैरह चेयर वगैरह जितने भी बैठने वाले सामान होते हैं, जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता था उससे उन्होंने गेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, ताकि बाहर से अगर कोई ताकत भी लगाए तो भी वो अंदर ना आ पाए। और उन लोगों से जो भी हो सकता था अपने हाथ में उन्होंने वीपन वगैरह कुर्सी वगैरह लेकर रख लिया था अपनी सेफ्टी के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसके अंदर और सभी लोग डरे होते हैं काफी ज्यादा। तभी उनमें से जो एक मॉन्स्टर होता है वो वहां पर एंटर करता है और शीशा तोड़ देता है, जिसको देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगते हैं। वो लोग मतलब बहुत ज्यादा डर गए होते हैं एक्चुअल में। और वो मॉन्स्टर अंदर आता है, जिसको देखकर शकल पे भाई साहब पूरा ब्लड लगा होता है और उसकी शकल तो काफी डरावनी होती है। ये बच्चे उसको देखकर तो भाई मतलब पूरा डर गए होते हैं, उनका पूरा रूह कांप रहा होता है। तभी उनमें से जो एक बच्चा होता है वहां से भागने की कोशिश करता है साइड में जो शीशा लगा होता है, लेकिन उस शीशे के बाहर ही एक दूसरा मॉन्स्टर होता है जिसको देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो पीछे आने लगता है और वो मॉन्स्टर वहां से आता है और उस बच्चे को खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं ये मॉन्स्टर उन सभी बच्चों को खत्म कर देते हैं। तभी उनमें से जो एक मॉन्स्टर होता है वो अपने चीफ से कहता है कि चीफ, मैं यहाँ पर किसी इंसान को सेंस कर सकता हूँ जिसके पास माना है। उसका बॉस कहता है कि पहले उसे खत्म करते हैं।
जिसके बाद हम लोग एक दूसरे रूम में जिन्वू की सिस्टर और उसके बाकी सभी फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि मन में अपने ही ब्रदर जिन्वू को बुला रही होती है। वो कहती है कि जिन्वू जिन्वू कहाँ हो तुम। जिन्हा की सिस्टर की जो एक फ्रेंड होती है, जिसको कि हमने ओल्ड एपिसोड में भी देखा था, तो वो जैसा कि अवेक्ड हुई थी, तो वो यहाँ पर सोचती है कि मैं इन मॉन्स्टर से फाइट करूंगी, लेकिन जिन्हा उनको मना कर रही होती है। वो कहती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। जिस पर लड़की कहती है कि जैसे कि मैं एक ई रैंक की हंटर हूँ, तो मैं भी अवेक्ड हुई हूँ, तो मैं इन लोगों से लड़ सकती हूँ, लेकिन जिन्हा उसको मना कर रही होती है। कहती है नहीं 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 ऐसा मत करो, मैंने तुमसे कहा ना ऐसा मत करो। तो अभी उन मॉन्स्टर का जो चीफ होता है वो कहता है कि क्या तुम इसी इंसान की बात कर रहे थे। जिस पे वो कहता है कि नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैंने इससे भी ज्यादा पावरफुल फोर्स को सेंस किया था, उसके बगल में जो खड़ी है उसको। तो एक्चुअली में जिन्हा की बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे कि हम लोगों को मालूम ही है कि जिन्हा के अंदर तो कोई पावर वगैरह है ही नहीं, वो तो हंटर है ही नहीं, तो ये किस चीज की बात कर रहा है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस लड़की में से वो स्मेल आ रही है, तो इसको मरना होगा। और अपना वीपन लेकर उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है उसको खत्म करने के लिए। जिन्हा और उसकी जो फ्रेंड होती है वो काफी ज्यादा डर गई होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। लेकिन तभी वो लोग देखती हैं कि उसके जो अटैक है, वो जो मॉन्स्टर ने उसके ऊपर वीपन से किया था, वो रुक जाता है। जिन्हा भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार उसका अटैक अभी तक लगा क्यों नहीं उसको। तभी वो आंख खोल के देखती है तो एक्चुअली जो उसका अटैक था उसको किसी ने रोक लिया था। इसको देखकर जिन्हा भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि अब ये कौन है। हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में जो अटैक इस मॉन्स्टर का रोका हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि जिन्वू ने अपनी सिस्टर के साथ जो उनके शैडो सोल्जर्स रखे हुए थे उसने रोका था। जिन्वू की सिस्टर अपनी आंखें खोलती है क्योंकि काफी देर से उसके ऊपर अटैक हुआ ही नहीं था। अब वो सोचती है कि अटैक क्यों नहीं, और जब आंखें खोल के देखती है तो देखती है कि एक बहुत बड़ा शैडो सोल्जर उसने उस मॉन्स्टर को पकड़ रखा है, और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा है क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत ही लगा दी है उसको पकड़ने के लिए, और इस वजह से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जिन्वू की सिस्टर और बाकी सभी जो स्टूडेंट होते हैं ये सब कुछ सीन देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिन्वू की सिस्टर अपने मन में सोच रही होती है कि जिन्वू क्या ये जिन्वू है। उसके बाद जिन्वू को जो शैडो सोल्जर टस्क होता है वो काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर को एक पंच हिट करता है, जिसकी वजह से वो स्कूल की छत तोड़कर ही वहां से उड़ के चला जाता है बाहर। इसके बाद वहां पे खड़ा है जो दूसरा मॉन्स्टर होता है, उसकी तो भाई हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो जरा काफी ज्यादा डर गया था कि भाई अभी तो हम लोग यहाँ पर ताकतवर थे, अब ये कौन आ गया। और इसी लोग खुद भी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये है कौन। के बाद हम लोग जिन्वू के तीनों जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उनको देखते हैं भाई, जो कि यहाँ पर उसके सिस्टर के आगे खड़े हो जाते हैं, यानी कि अब इन मॉन्स्टर्स को उसकी सिस्टर को मारने के लिए पहले इन तीनों शैडो सोल्जर से फाइट करनी होगी। इसके बाद हम लोग उसी गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर जिन्वू और बाकी हंटर्स गए हुए थे। जिन्वू का सिस्टम उसको बताता है कि आप एक डंजन के अंदर एंटर कर गए हो। तो डंजन जो होता है पूरी तरीके से खंडर की तरह होता है, एक तरह से वो पूरा टूटा फूटा होता है। तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वो सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि वो देखो और, अरे नहीं ये तो ट्वाइन हेडेड ऑर्क है। तो इन लोगों के सामने एक काफी ज्यादा बड़ा ऑर्क आ गया था जिसके 2 हेड होते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बहुत ही ज्यादा बड़ा लगा था, जिसको देखकर ही सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग केयरफुल रहना, सावधान। वो मॉन्स्टर ऑर्क इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा तेजी चिल्लाता है इन लोगों की तरफ, और अपने वीपन से उन लोगों की तरफ काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। गिल्ड मास्टर जो होता है वो बाकी सभी लोगों से कह देता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, और वो खुद भी काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर जो उसने अटैक किया होता है उस अटैक को रोकने के लिए एक बैरियर सा बना लेता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके, और उस अटैक से बच जाता है। लेकिन ये जो अटैक था वो काफी ज्यादा तेज था। गिल्ड मास्टर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके आसपास की जो चीजें होती है ना भाई, उस अटैक के आवाज से ही उसके कंपन से ही वो भाई साहब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका मतलब अटैक जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग तैयार हैं, हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और एक एक करके जितने बाकी सभी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो अलग अलग दिशाओं से उस मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं। कोई उसकी आंखें के ऊपर अटैक करता है, कोई उसके पीछे पीठ पर अटैक करता है, कोई उसके पैरों पर अटैक करता है। इसी तरीके से हर तरफ से हर दिशाओं से उसके ऊपर अटैक किया जाता है और उसको काफी ज्यादा जख्मी कर दिया जाता है। वो मॉन्स्टर भी काफी तेजी से चिल्ला रहा होता है क्योंकि भाई इतने सारे अटैक होंगे तो उसकी तो हालत खुद ही खराब हो गई है। इसके बाद बाकी जो हंटर्स होते हैं वो लोग भी एक एक करके उसके ऊपर हर दिशाओं से अटैक करते हैं ताकि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। वो मॉन्स्टर काफी तेजी से चिल्ला रहा होता है। इनके साथ आए हुए जो बाकी हीलर्स होते हैं, मैजिशियंस होते हैं, वो सभी के सभी जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इनको हर तरफ से बैकअप प्रोवाइड करवा रहे होते हैं ताकि इस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और फाइनली थोड़े समय के बाद ये लोग उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और वो मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। गिल्ड मास्टर बाकी सभी लोगों से कहता है कि बाकी सभी लोग फटाफट एक जगह पर आओ। वो सभी लोगों से कहता है कि चीजें जो है वो काफी बेहतरीन नहीं दिख रही हैं। मुझे मालूम है कि ये जो रेड है वो इतनी भी ज्यादा इजी नहीं होने वाली है, लेकिन यार मैंने तो खुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा गेट के अंदर एंटर करते ही ट्वाइन हेडेड ऑर्क से लड़ाई हो जाएगी। आप लोगों को मालूम है कि जो ट्वाइन हेडेड ऑर्क होते हैं वो उनका एक दूसरा नाम भी होता है। आप लोगों को उसका नाम पता है? जिसपे जिन्वू कहता है कि ग्रेव कीपर्स। जिसकी बात सुन के वो कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, इन लोगों को जो डंजन के बॉसेस होते हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम किसी डंजन के अंदर एंटर कर रहे हैं और एंटर करते ही डुअल हेडेड ऑर्क से सामना हो जाए तो शायद आपका सामना हो सकता है
आर्मी ऑफ अनडेड से। तभी उनके साथ आया वो जो एक हंटर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस आपने अभी सिर्फ बात की थी, ये लोग तो सही में यहाँ पर आ गए हैं। अब ये सब कुछ देख के बाकी सभी जो लोग होते हैं हंटर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, क्या हम लोग उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। अब ये देखकर तो भाई जो इनका बॉस होता है उसकी भी आंखें फटी फटी रह जाती है कि अभी तो मैं सिर्फ बातें करता है, अभी ये कहाँ से आ गए नहीं जल्दी। इसके बाद हम लोग सामने काफी सारे अनडेड सोल्जर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तादाद में आए हुए थे। उनमें जो हंटर गर्ल होती है कहती है ये तो काफी ज्यादा अजीब हो रहा है। गिल्ड मास्टर कहता है कि लेकिन ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं। अब मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लोग पीछे क्यों जा रहे हैं। जिनवू जो कि बेचारा पीछे खड़ा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मुझे बोला गया था कि एक हाई टायर ए रैंक का डंजन है, मैं इस डंजन के अंदर काफी सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर मेरी सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ पर कुछ सेंस कर सकता हूँ क्या ये। तभी जिनवू इन लोगों से कहता है कि एक अर्जेंट मैटर आ गया है, मेरे को यहाँ से जाना होगा इसी वक्त। ये बात सुनने के बाद गिल्ड मास्टर कहता है क्या, क्या किस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे बिना हम लोग खतरे में आ सकते हैं, तुम ये जानते हो। जिसके बाद जिनवू शांत होता है, उससे कहता है ठीक है ठीक है, तो ठीक है अगर ये बात है तो मैं यहाँ पर किसी ऐसे को बुला देता हूँ जो कि मेरी तरह ही है, वह यहाँ की सिचुएशन को संभाल लेगा। ये तुम्हारे और तुम्हारे जो बाकी हंटर्स हैं उन लोगों की यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा और तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो सब कुछ संभाल लेगा यहाँ पर। जिसकी बात सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है क्या क्या ये मिस्टर 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 जिनवू, क्या ये वही एंट मॉन्स्टर है जो कि जेजू आइलैंड के रेड पर था। तो एक्चुअल में जिनवू ने यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर बेरू को समन करता है, जिसको देखकर बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं यहाँ पर उनके जो हाथ खराब होते हैं वो तो डर जाता है भाई काफी ज्यादा। जिनकी शक्ल देखकर जिन वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे को इसका इंट्रोडक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो ठीक है अभी और इसी वक्त से ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। जिनू अपने शैडो सोल्जर बेरू को ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि इंसानों की रक्षा करना। जिसके बाद बेरू जिनू से बोलता है कि बाकी लोगों का क्या करना है। तो एक्चुअल में बेरू इन हंटर्स को छोड़ के बाकी सभी जो यहाँ पर थे यानी कि जो मॉन्स्टर्स वगैरह थे या जो अनडेड आर्मी थी उनकी बात कर रहा था। तो जिनको कहता है कि जैसा करते हो वैसा करो। इसकी बात सुनकर बेरू काफी तेजी से दहाड़ मारता है और उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा तेज होती है, यहाँ पे खड़े जो पीछे हंटर्स होते हैं वो बेचारे खुद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये उसमें उसके साइड में खड़े जो हंटर होती है वो उससे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इसी के सामने मुंह खोल रहे हो, शांत रहो। जिनू यहाँ पर अपने बाकी जो एंट मॉन्स्टर्स होता है उनको भी समन कर लेता है। जिसके बाद वो गिल्ड मास्टर से कहता है कि शायद 20 शैडो सोल्जर्स काफी होंगे, है ना। इसकी बात सुन के गिल्ड मास्टर चीफ होता है, कहता है वेट वेट, तुम अब जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चले जाने के बाद ये जो तुम्हारे मॉन्स्टर्स हैं ये उनको हरा देंगे, तुम ऐसे कैसे हमको छोड़ जा सकते हो, और हम इन मॉन्स्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जिसके बाद जिन्हों कहता है कि ठीक है अगर तुमको पसंद नहीं है तो यहाँ से जाने से पहले मैं इन लोगों को डिसमिस कर देता हूँ, अपने साथ ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस डंजन को तुम अच्छे से क्लियर कर पाओगे अकेले अपने दम पर। गिल्ड मास्टर कहते हैं हाँ 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 ठीक 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 है ठीक है ठीक है। अब भाई जिनवू इतना ज्यादा गुस्से में बोल रहा था कि वो बेचारे खुद ही डर गए थे काफी ज्यादा। जिनवू यहाँ पे शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो एक्चुअल में जिनवू की जो शैडो एक्सचेंज स्किल था उसका दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए जिनवू को यहाँ पर थोड़े समय के लिए वेट करना होगा। तो जिनवू को यहाँ पर लगभग 1 घंटा 42 मिनट तक वेट करना होगा, जो कि काफी ज्यादा टाइम है यार। और जिनवू की सिस्टर है वो खतरे में है। हालांकि जिनवू के जो शैडो सोल्जर्स है वहां पर 3 वो उनको संभाल लेंगे, लेकिन बाई चांस अगर उनसे ज्यादा पावरफुल कोई मॉन्स्टर आ गया वहां पर तो नहीं संभाल पाएंगे, उनकी भी एक लिमिट है, और अगर उनकी लिमिट से ज्यादा कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ गया तो दिक्कत हो सकती है। और इसी बात का जिन्वू को डर था और इसलिए जिन्वू अपनी सिस्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाह रहा था। जिन्वू कहता है डैम इट, आखिरकार अभी क्यों, और हरदम ये सब कुछ ऐसे समय पे क्यों होता है। जिसके बाद जिन्वू वहां से काफी ज्यादा तेजी से बाहर जाने लगा था डंजन से। तो गिल्ड मास्टर जो होता है वो कहता है कि ये तो सही में हमको छोड़ के चला गया। दूसरा हंटर कहता है कि बॉस वैसे हमको क्या करना चाहिए। गिल्ड मास्टर कहता है कि रुको रुको शांति रखो, मैं सोचता हूँ यार। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से डंजन से बाहर जा रहा था, तो जिन्वू का प्लान ये था कि वो इस जो गेट है वहां से डायरेक्टली बाहर चला जाएगा, अगर कोई भी मॉन्स्टर या कोई भी उसके रास्ते में आता है तो आज वो निपटेगा। और जिन्हों काफी ज्यादा गुस्से में था और काफी ज्यादा तेजी से वो डंजन से बाहर जाने की ट्राई कर रहा था। जिन्हों अपने मन में सोचते तो कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा तेजी से जिना के जो सोल्जर्स हैं उनकी तरफ से सिग्नल आ रहे हैं, मेरे को जल्द से जल्द जिना के पास जाना होगा, मेरे को काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। जब जिन्हों आगे जा रहा होता है तभी वो रास्ते में देखता है कि काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर उसके सामने आगे होते हैं और उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जिन्हों उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है ताकि उन लोगों को निपटा कर वो यहाँ से बाहर जा सके। लेकिन तभी जिन्हों रुक जाता है। जिन्हों क्या देखता है, जिन्हों देखता है कि असल में यहाँ पर जो पूरी जो अनडेड ऑफ आर्मी होती है वो अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाती है, जिसको देखकर जिन्हों कहता है एक मिनट ये यहाँ पर ये क्या चल रहा है। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है ये लोग मेरे सामने अपने घुटनों के ऊपर बैठ गए हैं क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक हाई क्लास नेक्रोमैंसर हूँ और इसकी वजह से मेरे पास एबिलिटी है कि मैं अनडेड को कमांड दे सकूं। तो अब जिन्वू को भी इनके ऊपर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है और इसलिए जिन्वू अपने फ्लाइंग शैडो सोल्जर
कैजल को समन करता है और एक आवाज में ही कैजल यहाँ पर आ जाता है। जिन्वू काफी तेजी से एक काफी हाई जंप मारता है और डायरेक्टली कैजल के ऊपर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ से जिन्वू बाहर आ जाता है। तो एक्चुअल में वही गेट था जहाँ से जिन्वू और उसके जो बाकी जो हंटर्स थे वो एंटर हुए थे। तो जिन्वू उसी से बाहर आ जाता है। तो गेट के बाहर ऑब्वियसली लोग भी होंगे। लोग ऐसा कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। भाई वो फोन से अपने फोटो लेने जाते हैं। वो देखते हैं, वो कहते हैं वो देखो क्या वो सांग जिन्वू है। और जिन्वू अपने एक शैडो सोल्जर कैजल के ऊपर बैठकर वहां से उड़ के चला जाता है और यहाँ पर लोग सिर्फ उसको देखते रह जाते हैं। और कैजल इतना ज्यादा बड़ा था जिसको देखकर भाई जो लोग होते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने शायद ही इतना बड़ा मॉन्स्टर पहले कभी देखा होगा, और वो भी कंट्रोल मॉन्स्टर, क्योंकि जिन्वू ने इसको कंट्रोल कर रखा है ना। जिन्वू अपने शैडो सोल्जर कैजल से कहता है कि मेरे को मेरी सिस्टर के पास ले चलो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कैजल भी काफी तेज जिन्वू की सिस्टर की तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम लोग जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्हों के जो शैडो सोल्जर्स थे वो उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। देखकर बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो बेचारे काफी ज्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि वो बेचारे कंफ्यूज हो गए होते हैं कि आखिरकार ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो हमको बचा क्यों रहे हैं। और जिन्हों जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो बाकी सभी मॉन्स्टर को काफी अच्छी धुलाई करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। जिन्वू की सिस्टर उस मॉन्स्टर से पूछती है कि क्या जिन्वू यहाँ पर आ गया जिन्वू, और वो जिन्वू चिल्लाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। जिन्हा आगे जाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पे जो जिन्वू का शैडो सोल्जर होता है वो उसको रोक देता है उसका रास्ता। वो कहता है कि रुको उधर देखिए। तो वो गेट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अभी और भी मॉन्स्टर्स हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जिसमें इन सभी मॉन्स्टर का जो बॉस होता है उसको दिखाया जाता है और इसके ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। तो ये जो ऑर्क मॉन्स्टर का बॉस है उसका नाम ग्रोक्टर है, जो कि रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ है। जिसके बाद ग्रोक्टर बोलता है कि मैं ग्रोक्टर रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ और मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता। तभी वहां पर उन्हीं हाई ऑर्क जो मॉन्स्टर होता है उनमें से एक आता है और वो ग्रोक्टर को बताता है कि ग्रोक्टर हाई ऑर्क वॉरियर्स का जो ग्रुप है वो इंसानों की मदद कर रहा है। इसके बाद उन्हें कहते हैं क्या हाई ऑर्क वॉरियर कितने हैं वो, जिसपे वो बताता है कि सर वो 3 हैं। ग्रोक्टर गुस्से में कहता है कि ग्रेट ऑर्क वॉरियर हमारे ट्राइब को रोक नहीं सकते हैं, वो सिर्फ 3 हैं। तो चलो चलते हैं उनको खत्म करने के लिए, मेरे पीछे आओ। और ग्रोक्टर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि चलो अब समय है उनको खत्म करने का। दूसरी तरफ हम लोग उसी डंजन में देखते हैं जहाँ पर जिन्वू ए रैंक के हंटर्स को छोड़कर आ गया था। वहाँ पे जो एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो यहाँ पर चारों तरफ छानबीन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर वगैरह दिखे तो ये लोग उनको मार पाए, लेकिन बेचारों को यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा होता है। और ये लोग रास्ता बना रहे होते हैं बाकी जो हंटर्स थे उनके लिए, ताकि ये लोग यहाँ से सेफली बाहर निकल पाए। हंटर्स जो कि यहाँ पर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यार मेरे को बाहर निकलना है, क्या हो अगर ये हमारे ऊपर अटैक कर दे तो। तभी उनमें से जो हंटर होता है वो अपने लीडर से पूछता है कि बॉस, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा हम लोग को, क्योंकि बाहर रिपोर्टर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं इन छोटे मोटे और थोड़े से समन बीच से डर नहीं सकता हूँ और इनसे डर कर मैं अपने रेड को रोक दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे को ये करना ही होगा। और ऐसा कहने के बाद जैसे वो जो एंड मॉन्स्टर होता है उसके पास जाता है ये बोलने के लिए, वो बेचारा उसकी शक्ल देखकर उसका शरीर देखकर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो अपने मन में सोचते होता है अरे बाप रे, इसने तो मुझे डरा ही दिया। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि चलते हैं। लेकिन वो जो एंड मॉन्स्टर होता है वो उसको ही देखता रहता है, जिसपे वो कहता है कि पहले आप चलिए ना। लेकिन उस बेचारे को अंदर से इतना ज्यादा डर लग रहा होता है कि वो ज्यादा तेजी से बोल भी नहीं पा रहा होता है। तभी एंड मॉन्स्टर काफी तेजी से वहां से गायब होता है और तुरंत झटके से वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो बेचारा कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, जिसपे उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और वहां से जाने लगता है। और अब उसका ये रूप देखकर बेचारा वो तो और भी ज्यादा डर जाता है। बाकी हंटर्स उसके लीडर के पास आते हैं, उससे बोलते हैं बॉस बॉस आप ठीक तो है ना। दूसरा हंटर बोलता है कि बॉस क्या आप सही में इन लोग को चाहते हैं कि हमको लीड करें, जिस पे उनका बॉस कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो वहां पर एक चीज जो पड़ी हुई होती है उसको देखते हुए कहते हैं कि इस चीज को तो देखो इस चीज को। एक्चुअल में एक नाइट का हेड था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल नाइट है। उनका बॉस कहता है कि जरा इसको तो देखो यार, उन लोगों ने कुछ सेकंड्स में इसको मार दिया और ये एक हाईएस्ट रैंकिंग बीस्ट है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ कि आखिरकार वो कितने ज्यादा ताकतवर है। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं, लेकिन उनका जो बॉस होता है, लेकिन वो तो उस नाइट का जो हेड होता है उसको देखते हुए सोच रहा होता है कि वैसे हाईएस्ट रैंकिंग के जो बीस्ट होते हैं उनके जो ड्रॉप होते हैं वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ये तो काफी ज्यादा महंगा होगा है ना, क्या मेरे को अभी भी यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, यहाँ से चला जाना चाहिए। तभी उनमें से जो बाकी हंटर्स जा रहे होते हैं उनमें से एक हंटर कहता है बॉस चलिए बाहर चलते हैं, जिस पे उसका बॉस कहता है ठीक है। और इस तरफ हम लोग जिन्वू की सिस्टर के स्कूल में देखते हैं जहाँ पर जो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स थे उन लोगों ने यहाँ पर बाकी मॉन्स्टर्स को तो मार दिया था, लेकिन ग्रोक्टर यहाँ पर आता है और उसको चैलेंज करता है और अपनी स्वॉर्ड उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि आओ
लड़ो मेरे से। बाकी सभी जो मॉन्स्टर्स बचे हुए होते हैं वो ग्रोटर यानी अपने बॉस को काफी ज्यादा उत्साह दे रहे होते हैं, कहते हैं ग्रोटर ग्रोटर ग्रोटर, फुल भाई जोश दे रहे होते हैं उस बेचारे को। अभी पता नहीं है भाई पिटने वाला ये, चढ़ा लो भाई तुम सर पे चढ़ा लो इसको। जिसके बाद ग्रोटर जिनको को जो शैडो सोल्जर टस्क होता है उससे कहता है कि जो ऑर्क के शरीर पर जो टैटूज होते हैं वो सिंबलाइज करते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि उस ऑर्क ने कितनी ज्यादा बैटलें जीती हैं, और इससे ये प्रूव होता है कि आखिरकार कितने सारे वॉरियर्स को किल किया गया है और कितना ज्यादा ताकतवर है वो ऑर्क। और तुम लोगों के शरीर को देखकर लगता है कि तुमने कुछ को तो मारा ही है, तो चलो ठीक है, तुम अपना जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करना। आ जाओ हाई ऑर्क्स, तुमने इस फाइट को और भी ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है मेरे लिए तो। और ऐसा कहते ही इन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रोटर जो होता है वो जिन्हों के शैडो सोल्जर टस्क के ऊपर सबसे पहले अटैक करता है, और जो जिन्हों के बाकी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी इस फाइट में एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर अकेला ग्रोटर और जिन्हों के जो बाकी तीनों शैडो सोल्जर होते हैं उनके बीच में पे फाइट होती है। ग्रोटर उससे कहता है तो तुम लोगों ने मेरी तलवार को ब्लॉक कर दिया, ये भी बुरा नहीं है लेकिन इतना भी बेहतरीन नहीं है। और फिर से वो उन लोगों के ऊपर काफी और तेजी से अटैक करता है। जिन्हों के शैडो सोल्जर्स उसके स्वॉर्ड के अटैक से घायल हो रहे होते हैं, लेकिन तुरंत हाथों हाथ वो लोग यहाँ पर रीजनरेट भी कर ले रहे होते हैं अपने शरीर को, यानी कि तुरंत हीलिंग कर ले रहे होते हैं बार बार। ग्रोक्टर को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये लोग किसी स्पेल के अंदर है क्या, इन लोगों के ऊपर क्या कोई स्पेल किया गया है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इन लोगों को कितनी बार काट रहा हूँ, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये बार बार अपने आप को रीजनरेट कर ले रहे हैं। इसके जैसे पता नहीं कितनी बार कितने हजारों को मैंने ऐसे ही खत्म कर दिया है, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ग्रोक्टर के माइंड में एक आवाज गूंज रही होती है कि इंसानों को खत्म कर दो, इंसानों को खत्म कर दो। उसके दिमाग में ये बार बार बातें घूम रही होती है और उसका शरीर अब दर्द कर रहा होता है। ग्रोक्टर अपने मन में कह रहा होता है कि ये बहुत हो गया, ठीक है अब मेरे को ये फाइट खत्म करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। और अगर ये लोग किसी स्पेल के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का मैजिक किया गया है, तो सबसे पहले मेरे को सॉर्सर को खत्म करना पड़ेगा जो कि इसके ऊपर स्पेल कर रखा है। क्या ये वही लड़की है? तो एक्चुअली जिन्हों की सिस्टर होता है उसको लगता है कि जिन्हों की सिस्टर ने सब कुछ किया हुआ है, तो उसको देखते हुए कहता है कि क्या ये वही है, ये लड़की बचेगी नहीं। और अपने बाकी साथियों से कहता है कि उस लड़की को पकड़ो। उसके जो बाकी साथी होते हैं वो जिन्हों के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। ग्रोक्टर उन लोगों को बताता है कि हाई ऑर्क्स पावरलेस हो जाते हैं जब वो अपने आप को रीजनरेट करते हैं, यानी कि हाई ऑर्क्स जब अपने आप को रीजनरेट कर रहे होते हैं, हीलिंग कर रहे होते हैं अपने आप को, तो वो लोग उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो लोग पावरलेस होते हैं और उसी समय हमारा मौका है कि हम उसके ऊपर अटैक करें। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लगातार जैसे अपने आप को रीजनरेट कर रहे होते हैं उनके ऊपर काफी तेजी से, बहुत तेजी ज्यादा स्पीड से उनके ऊपर बार बार अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिन्हों के शैडो सोल्जर्स चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और उनको ब्लॉक कर लिया जाता है। लेकिन टस्क जो कि भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनको यार इन्होंने हल्के में ले लिया। तो टस्क जो बाकी मॉन्स्टर होते हैं उन लोग भाई काफी अच्छे से पिटाई करता है। लेकिन हाँ, उन मॉन्स्टर को ये बात भी पता लग गई थी कि इसको किस तरीके से हराना है, तो वो भी ये लोग अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर जो ग्रोक्टर होता है डायरेक्टली जाकर जिन्हों की सिस्टर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अच्छा तो वो तुम थी। वो जिन्हों की सिस्टर को देखते हुए कहता है कि मैं क्लियरली सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स है, तो अब तुम मरो। और उसकी सिस्टर को मुंह दबाकर उसको खत्म ही करने वाला होता है। उसकी सिस्टर की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है, लेकिन तभी हम लोग दूर से आते हुए देखते हैं जिन्वू को। और जिन्वू भी काफी दूर है, लेकिन फिर भी ग्रोक्टर को एहसास हो जाता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा पावरफुल उसके करीब आ रही है। उसके पूरे हाथ कांप रहे होते हैं और जैसे जैसे जिन्वू एकदम करीब आ रहा होता है उसके हाथ बहुत ज्यादा तेजी से कांप रहे होते हैं। उसको काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और डर के मारे जिन्वू की सिस्टर को वो छोड़ता है। जिन्वू की सिस्टर नीचे जाकर गिरती है और जिन्वू एकदम काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है। जिन्हों की सिस्टर की जो फ्रेंड होती है उसके पास आती है और उसको संभालती है। और ग्रोक्टर जो कि काफी ज्यादा डर गया होता है, उसकी तो हालत खराब हो गई थी, वो कहता है कि कुछ कोई ऐसी चीज है जो कि मेरा सर वो मेरी तरफ ही आ रही है, बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज। और जिन्वू एकदम क्लोज आ गया होता है। ग्रोक्टर अपने बाकी सभी साथियों को चिल्लाते हुए कहता है कि पीछे हटो सभी के सभी। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो गई होती है। जिन्वू वहां पर एंट्री लेता है, भाई इतनी तगड़ी एंट्री लेता है कि बेचारा यहाँ पर अब जिन्वू के एंट्री लेता है। यार जिन्वू जिस शैडो सोल्जर के ऊपर बैठ के आ रहा है ना, वही भाई इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर चारों तरफ भाई धूल ही धूल हो जाती है। ये तीनों मॉन्स्टर तो साइड में गिरते हैं, लेकिन जो ग्रोक्टर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा दूर जाके गिरता है। चारों तरफ धूल हो गई होती है। तभी बच्चे खांस रहे होते हैं। जिन्हों की सिस्टर जो होती है वो भी यहाँ पर खांस रही होती है। और तभी जिन्हों वो अपनी सिस्टर के पास आता है, उसके सर पे हाथ रखता है और अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम अब सेफ हो। ग्रोक्टर के जो बाकी मॉन्स्टर साथी होते हैं भाई, उनकी तो हालत मतलब खराब ही कर दी होती है जिन्होंने, लेकिन जो ग्रोक्टर होता है वो उस अटैक से बच गया होता है, वो थोड़ा सा पीछे आ गया होता है। और जैसे भाई धूल सामने से हटती है, ग्रोक्टर सामने नजारा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जिन्नू को जो शैडो सोल्जर था भाई यहाँ पर, तो सामने होता है जिन्नू का शैडो सोल्जर काइजर भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसको देखकर भाई ग्रोक्टर की तो वैसे ही हालत खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ वो जिन्वू को देखकर उसकी तो और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है भाई। जिन्वू भाई यहाँ पर फुल गुस्से में होता है। जिन्वू ग्रोक्टर डरते हुए जिन्वू को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मैं ग्रोक्टर चीफ ऑफ रेड ब्लेड। इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी जिन्वू से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और वहीं पर मेरा वेट करो। जिन्वू भाई फुल गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है।
तो ग्रोक्टर भी क्या करता है, वहीं पर शांत खड़ा रहता है। तो एक्चुअल में ग्रोक्टर भी भाई डर ही रहा होता है, उसकी भी हालत खराब होती है कि यार ये कहाँ से आ गया बंदा। जिन्हों अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम अब सेफ हो। जिन्हों की सिस्टर जिन्हों को देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है। जिन्हों से कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जिन्हों बाकी सभी स्टूडेंट्स से पूछता है कि सभी लोग ठीक हो तो हो ना। बाकी सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं। जिन्हों की सिस्टर की जो फ्रेंड होती है उससे पूछता है कि सॉन्ग तुम ठीक तो हो ना, जिसपे वो भी कहते हैं कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। जिन्हों अपने शैडो सोल्जर इग्रीज से कहता है कि जिन्हा और बाकी सभी लोगों का तुम ध्यान रखो, इसको मैं हैंडल करता हूँ। जिन बाकी सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि बाकी सभी स्टूडेंट्स नीचे जाकर आराम से स्कूल से बाहर चले जाइए। ग्रोक्टर जो कि भाई डर रहा होता है, लेकिन अब क्या ही कर सकता है, भाई बॉस है वो भी, तो वो थोड़ा सा हिलता ही है। तभी जिनू से कहता है कि मैं तुमसे बोला था ना कि हिलना मत। जिसके बाद बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो जिनू के शैडो सोल्जर कैजल की मदद से नीचे उतर जाते हैं। ग्रोक्टर जिनू से कहता है कि मैंने देखा कि वो जो इमोर्टल हाई ऑर्क्स थे वो तुम्हारे सोल्जर हैं। तुम कौन हो और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो। लेकिन जिनवू उसके बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। ग्रोक्टर जो कि समझ गया होता है और अपने मन में सोचते कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर देने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके बाद अपने बाकी सभी साथियों से कहता है कि इसके ऊपर हमला करो। तो सबसे पहला जो ऑर्क मॉन्स्टर होता है वो जिनवू के ऊपर अटैक करता है और उसके पीछे 2 और आ रहे होते हैं। तो जिनवू सबसे पहले उसका हाथ पकड़ता है, जिस हाथ से उसने वीपन पकड़ा होता है, और उसके हाथ को भाई अपने ताकत लगा के इतनी तेजी से मरोड़ता है कि उसकी भाई हालत खराब हो जाती है उस ऑर्क की। तो वो चिल्लाते हुए कहता है मम्मी मेरी तो हालत खराब कर दी इसने। लेकिन जिनवू कहाँ उसकी भाई कोई बात सुनने वाला था। जितनी देर चिल्ला ले पटक के जिनवू उसको जमीन पे मारता है और उस बेचारे के ऊपर एक के भाई लात मारता है और उसकी तो वहीं पर ही एंड हो जाता है। बाकी बच्चे जो 2 मॉन्स्टर होते हैं भाई वो एक साथ जिनवू के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जिनवू यहाँ पर अपने किल जो कि था कमांडर टच को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ से दूर से उन दोनों को पिचका देता है और उन बेचारों की इतनी गंदी वाली चीख निकलती है, लेकिन क्या ही करे, और जिनवू उन दोनों को भी कर देता है काम। तो यहाँ पर बाकी जो ऑर्क्स होते हैं, यहाँ पर और भी ऑर्क्स आ गए होते हैं और वो लोग भी एक साथ जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन जिनवू उन सभी की गंदी वाली पिटाई करता है और उन सभी की रेल लगा देता है। तो जिनवू का यहाँ पर भाई साहब पूरा हाथ सन गया होता है इन बेचारों को निपटाते निपटाते। फाइनली ग्रोटर बचा होता है, वो जिनवू उसके करीब जा रहा होता है, जिसको देखकर उस बेचारे की तो हालत खराब होती है तो ये सब क्या है। लेकिन वो उससे आगे कुछ बोल पाता। जिनवू यहाँ पर अपने कमांडर टच स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके मुंह को ही पकड़ लेता है पूरी ताकत से और उसको दीवार पे से लटकाते हुए कहता है कि क्यों तुमने ये सब क्यों किया, तुमने उन सभी को क्यों मारा, क्यों। ग्रोक्टर जिनवू को बताता है कि मेरे दिमाग में से एक आवाज आती है जो कि मेरे से बार बार बोलती है कि इंसानों को खत्म कर दो। जिनवू से कहता है कि मेरे बारे में क्या वो आवाज ये भी कहती है कि मुझे भी खत्म कर दो। लेकिन ग्रोक्टर उसकी कोई भी बातों को रिप्लाई नहीं देता, बल्कि उससे उल्टा ही भाई अपनी जिंदगी की भीख मांग ले जाता है। कहता है कि प्लीज 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 मेरे को माफ कर दो। लेकिन जिनवू उससे सिंपली कहता है कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, क्या जब तुम मेरी तरफ देखते हो तो वो वॉइस तुमसे वही कहती है। जिसपे वो फिर से उसे बोलता है कि भाई माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे। लेकिन जिनवू कहता है कि लगता है कि तुमको। जिसके बाद जिनवू अपने डैगर को यहाँ पर समन करता है इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। और तो तुम मेरे को इंसान नहीं मानते, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो यहाँ पर गलत किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ ही कर दूं। इतनी आसानी से तुम नहीं बचोगे। और फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद हम लोग फिर से उसी डंजन को देखते हैं जहाँ पर जिनवू बाकी सभी हंटर्स को अपने शैडो सोल्जर के साथ छोड़कर आया था। बाहर अभी भी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। डंजन के अंदर जो एक हंटर होता है वो जिनवू के एंड मॉन्स्टर से बोलता है कि वैसे तुमको क्या मालूम है कि ये बंदा कितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो एक्चुअल में वो शायद किसी मॉन्स्टर की बॉडी लेकर आया था पूछने के लिए, लेकिन वो जो एंड मॉन्स्टर होता है भाई उसकी बॉडी को खा जाता है और उल्टा उसको ही घायल कर देता है और उसके कंधे पर चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर बेरू आता है और उस मॉन्स्टर को शांत करता है और उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ। और बेरू यहाँ पर अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस हीलर को हील कर देता है, जिसको देखकर वो तो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर वो बेरू को थैंक्स बोलता है और कहता है भाई इसकी हीलिंग मैजिक आखिर और किस तरीके से एक समन बीस्ट मेरे से भी बेहतर हीलिंग कर सकता है। बेरू उनसे कहता है कि आ जाओ। ये लोग जब एक रूम में एंटर करते हैं तो वहां पर एक दूसरा ही मॉन्स्टर होता है। तो अनडेड जो मॉन्स्टर्स थे उनका जो लीडर होता है वो था एक्चुअल में वो, जिसको देखकर बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं भाई उनकी तो हालत खराब हो जाती है। वो देखते हुए कहते हैं कि या इस डंजन का बॉस आर्च लीच है। तभी उसको दूसरा साथी कहता है कि और उसके साथ 10 डेथ नाइट्स भी हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर काफी सारे पावरफुल डंजन बॉस होते हैं, लेकिन जो आर्च लीच होता है तो इन लोगों को एक इंसिडेंट के बाद से ज्यादा देखा गया जो कि था गोल्ड ड्रैगन गिल्ड का एनहिलेशन। तो जो आर्च लीच था उसने एक बहुत बड़े चाइनीज गिल्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और जिसकी वजह से डंजन ब्रेक हो गया। लेकिन लिu जिंगांग की वजह से उस खतरनाक सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया। लेकिन एक स्ट्राइक स्क्वाड जिसके पास सिर्फ ए रैंक के हंटर्स हैं वो भी इस बॉस से मुकाबला
ये तो किसी भी तरीके से मुमकिन ही नहीं है। तभी दूसरा हंटर अपने बॉस से पूछता है कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। तभी दूसरा हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि उन लोगों के पीछे और भी मॉन्स्टर्स हैं। जिसकी बात सुन के उनका बॉस कहता है कि अरे नहीं, ये अनडेड हमको ही खा जाएंगे, जल्दी जल्दी इस डोर को ब्लॉक करो। तभी वो जो ए रैंक का हीलर होता है कहता है कि हाँ ठीक है सर, और वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक सेक्रेट शील्ड बना देता है। तो इनका जो लीडर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हम लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से जिंदा भी वापस जा पाएंगे बिना जिन्वू के। तभी वो हंटर जो कि अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक शील्ड बनाया था, वो कहता है कि बॉस जिस तेजी से ये लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि हम लोग 5 मिनट से ज्यादा टिक पाएंगे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है बेरू की। बेरू को देखते ही वो जो अनडेड मॉन्स्टर का जो बॉस होता है वो कहता है कि तू बास्टर्ड, तो तुम ही हो आर्मी ऑफ शेडो। लेकिन किंग की पर्सनल आर्मी यहाँ पर अटैक करने के लिए क्यों आई है? जिसपे बेरूस की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि हमको किंग के द्वारा चुना गया है और तुमको नहीं। जिसपे अनडेड मॉन्स्टर का जो बॉस होता है कहता है कि नामुमकिन, इम्पॉसिबल, मैं किंग से खुद बात करूंगा। लेकिन बेरू उसके करीब आता है और उसको एक पंच हिट करता है और उससे कहता है तुम ऐसे किसी से बहुत कुछ कहना चाह रहे हो जो कि मरने वाला है। एक ही पंच हिट करता है और वो पंच इतना ज्यादा तेज होता है कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही में उसके आसपास जितने भी अनडेड आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग भी खत्म हो जाते हैं। अब ये चीज देखकर बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने आर्च लीच को सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर दिया, साथ में इसके जो आर्मी थी उसको भी। जिसके बाद बेरू काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है क्योंकि उसने उसको हरा दिया है तो भाई उसका जश्न भी मनाएगा, तो इसलिए काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। जिसको देखकर हंटर का लीडर जो होता है वो कहता है मैं जानता था कि ये स्ट्रांग है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग होगा ये मुझे भी नहीं मालूम था। और अगर जिन्वू के पास ऐसे सोल्जर्स हैं तो जिन्वू को तो गेट के अंदर एक स्टेप रखने की भी जरूरत नहीं है, वो तो बिना कदम रखे ही पूरे गेट को क्लियर कर सकता है। उसको बस अपने जो ये सोल्जर्स हैं इनको भेजना है और पूरा डंजन क्लियर हो जाएगा। वो अपने मन में सोचते हो कहता है लेकिन हाँ, जिन्वू अपने सारे के सारे जो समन बेस्ट है उनको एक बार में कमांड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें उसकी माना काफी ज्यादा तेजी से घटती होगी। लेकिन फिर भी दूर से जज करना कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है ये तो मैं बिल्कुल ही सोचने वाला हूँ। अब अगर जिन्वू अपने आर्मी के सिर्फ आधे हिस्से को भी बुलाए तब भी जिन्वू की जो वो आर्मी होगी वो बाकी जो मेजर गिल्ड है उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि आखिरकार वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी उन्हीं हंटर्स में से जो एक हंटर होता है वो कहता है कि बॉस हमको इस समय को गंवाना नहीं चाहिए, हमको जिन्वू के गिल्ड को एक्वायर कर लेना चाहिए। जिसके बाद सुन के उसका लीडर कहता है कि एक्वायर, क्या बकवास कर रहे हो, हमको इसको अलायंस करना चाहिए, उसके साथ हमको गठबंधन बनाना है। जिसपे वो हंटर कहता है क्या सीरियस बॉस, मैं तो सिर्फ जोक कर रहा था क्योंकि जो नजारा मैंने आज देखा मुझे नहीं लगता कि उसको हमारे मदद की जरूरत भी होगी। जिसपे उसका बॉस कहता है कि तुम्हें मालूम है कि डंजन के अंदर एंटर करने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं और सिर्फ सांग जिन के लिए रूल्स को ब्रेक तो नहीं किया सकता ना। जिसपे वो हंटर कहता है मैं समझा नहीं। उसका बॉस उसको बताता है कि जैसा कि तुमको मालूम होगा कि डंजन को क्लियर करने के लिए मिनिमम हंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और जिन्वू अपने समन बीस्ट के दम पर तो डंजन के अंदर जा नहीं पाएगा क्योंकि वो तो उसको पहले जो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करनी होगी। और ये रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई भी इस रूल को तोड़ नहीं सकता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा ना। जिसपे वो हंटर कहता हो मैं समझ गया बॉस, वो इतना ताकतवर होगा कि वो डंजन को अकेला ही अपने दम पर क्लियर कर सके, लेकिन उसको अंदर जाने के लिए, लेकिन उसको डंजन के अंदर एंटर करने के लिए मिनिमम हंटर्स की रिक्वायरमेंट्स तो होगी ही। ये तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो गई ना। लेकिन फिर भी हमको उसको मनाना तो पड़ेगा ही ना। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू की सिस्टर का जो स्कूल होता है जहाँ पर सारा कारनामा हुआ होता है वहाँ का सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर उनके जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के वहाँ पर आ जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स, हंटर गिल्ड्स के जो बाकी हंटर्स होते हैं और भी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स मर गए होते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर काफी सारे बच्चे बच गए होते हैं लेकिन जिन्वू के आने से पहले काफी सारे बच्चों की यहाँ पर। इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का समय देखते हैं। मिस्टर गो और जिन्वू कार में बैठ के अब वहां से वापस जा रहे होते हैं। मिस्टर गो जिन्वू को बताते हैं कि 213 बच्चे जो कि तुरंत ही वहां से निकल गए थे वो सभी सेफ हैं और जो 10 बच्चे बाकी बिल्डिंग में बचे हुए थे हमने उनको भी रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन वो सभी बच्चे जो वहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाए थे वो सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और शायद हमको ऐसी और भी दुर्घटनाएं देखने के मिले। जिसके बाद जिन्वू को अपना फोन देते हैं। जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरानी से देखता है। जिसके बाद जिन्वू उनके फोन में एक ग्राफ देखता है। मिस्टर गो उसको बताते हैं कि जो ग्राफ है इसमें ग्राफ को तुम ध्यान से देखो, ग्राफ शो कर रहा है कि किस तरीके से लास्ट 6 महीने के अंदर हमारी सिटी में काफी ज्यादा तेजी से नए नए गेट ओपन हो रहे हैं। और ये जो ग्राफ है तो सिर्फ हमारी सिटी का है और पूरी दुनिया में कुछ ऐसा ही हाल है।
बाकी कंट्रीज भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। उनके यहाँ भी काफी ज्यादा तेजी से जो गेट की संख्या है वो बढ़ रही है, नए नए गेट्स ओपन हो रहे हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ यही नहीं है जो कि बिल्कुल ही अजीब हो रहा है, एक और चीज है। जिस तरीके से गेट्स के जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसी की दूसरी तरफ जो अवेक्ड हंटर्स हैं वो भी हमको काफी सारे देखने के लिए मिल रहे हैं। काफी सारे लोग इवैल्यूएशन करवा रहे हैं और उसके बाद वो लोग अवेक्ड हो रहे हैं। दूसरी सरल भाषा में कहा जाए तो जिस तरीके से नंबर ऑफ गेट्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हंटर्स की जो संख्याएं हैं वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। जिन्वो में अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन होती जा रही है। जिसके बाद जिन्वो मिस्टर गो से पूछता है कि सर वैसे वैसे आज आपने मेरे को क्यों बुलाया है। जिसके बाद मिस्टर गो उसको बताते हैं कि काफी सारे लोग जापान, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रसिया, फ्रांस और काफी सारे अदर कंट्रीज से वो तुमसे मिलना चाहते हैं मिस्टर जिन्वो, और वो उसको एक डॉक्यूमेंट देते हैं और उसको बताते हैं ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर ऑफिशियल रिक्वेस्ट है। मिस्टर गो आगे बोलते हैं कि मैं इतना तो पक्का हूँ कि तुमको जरूर कुछ लोगों ने अनऑफिशियल तरीके से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। जिन्वो को भी याद आ जाता है कि हाँ भाई, सीन तो हुआ था। और अगर मैं एकदम सच बताऊं तो हंटर एसोसिएशन के पास भी इतनी पावर्स नहीं है कि वो उनको रोक सके। हम सिर्फ तुम्हारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर तुम रिक्वेस्ट करो तो, और तुम उनसे मिलना चाहो या ना मिलना चाहो ये तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। और अगर तुम कोरिया को लीव करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो मुझे डर है कि शायद हमारी जो कंट्री है वो तुम्हारे इस तरीके से चले जाने से, यहाँ से जो यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, शायद उसको अच्छे से अडेप्ट ना कर पाए। जिसके बाद वो जिन्वो को एक हॉस्पिटल के आगे छोड़ देते हैं और मिस्टर को उसको बताते हैं कि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे तुम्हारी सिस्टर को लाकर एडमिट किया गया है। जब जिन्वो वहां से जा रहा होता है तो मिस्टर को उससे बोलते हैं कि मिस्टर जिन्वो, कि मेरे पास जितनी पावर है उसके हिसाब से जो कुछ भी हो सकता है, जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन प्लीज आप यहीं पे रहिएगा। हमारी कंट्री के पास 10 ऑफिशियल एस रैंक के हंटर्स थे आपको मिलाकर, उनमें से 3 को हमने खो दिया है, 2 बीस्ट के हाथों मारे गए और 1 ने यूनाइटेड स्टेट चला गया। और हंटर एसोसिएशन इस मैटर को इग्नोर नहीं कर सकता। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। तो प्लीज मिस्टर जिन्वो, आप हमको बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। जिन्वो थोड़ा सोचता है, फिर वो रिप्लाई देता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूंगा कि मैं हाई रैंक के जो गेट्स हैं उसके अंदर अकेला जाऊं। तो क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? मिस्टर को उससे कहते हैं, क्या तुम मेरे से ये कहना चाहते हो कि जो मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है? जिन्वो कहता है कि हाँ। मिस्टर को उसको बताते हैं कि जो लॉ बनाया गया है वो हंटर्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, और ये हमको जो खतरनाक चीजें डंजन में से आती हैं या डंजन के अंदर जब कोई जाता है तो काफी ज्यादा बड़ी दुर्घटना ना हो जाए उससे बचाती है। इससे हंटर्स की जो जान है वो भी बचती है। तभी मिस्टर को कहते हैं, एक मिनट, तो इसका मतलब इसीलिए तुमने अपना खुद का गिल्ड बनाया? जिन्वो कहता है कि बिल्कुल। जिन्वो उनसे कहता है कि मैं आपसे बहुत कुछ पूछ रहा हूँ, है ना? मिस्टर गो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि 1 मैन स्ट्राइक स्क्वाड ये काफी कठिन होगा लेकिन नामुमकिन तो नहीं होगा। जिसपे मिस्टर को कहते हैं कि ठीक है, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। दूसरी तरफ योजिन की कजन जिसका फोटोशूट चल रहा था वो कंप्लीट हो जाता है और तभी उसके पास योजिन की कॉल आती है। योजिन जो कि अपनी कजन सिस्टर से कहता है कि क्या तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगी? हम तुमको यहाँ पर कोई भी काम नहीं देंगे, तो तुम मेरे फादर के गिल्ड के एम्बेसडर बनने की जगह तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हो। जिसपे उसकी कजन कहती है कि ये सभी गिल्ड का क्या बातचीत चल रही है यहाँ पर, ये सब छोड़ो, क्या तुमको ये मालूम है कि जिन कोरिया से वापस आएगी नहीं? योजिन कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे को मालूम है, आखिरकार वो मेरी ओल्डर सिस्टर है, लेकिन हम लोगों को एक और फाउंडिंग मेंबर चाहिए अपने गिल्ड के लिए। जिसपे उसकी कजन सिस्टर कहती है कि क्या तुम मेरे को एक ऐसे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हो जो कि अभी तक बना भी नहीं है? योजिन तुम कंफर्म तो हो ना, कहीं कोई इंसान तुमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? देख लेना कहीं वो तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा हो। जिसपे योजिन को कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर मैं तुमको उस स्कैम बनाने वाले बंदे का नाम बताऊंगा तो तुम शायद शॉक हो जाओगे उसका नाम सुनकर। जिसपे उसकी कजन सिस्टर से कहती है कि कौन है वो? इसके बाद हम लोग कुछ देर समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वो भी आ गया होता है गिल्ड में वापस। जिन्वो योजिन से बोलता है कि अच्छा तो ये वही है जिससे तुम मेरे से बात कर रहे थे, तो तुम इससे ही मिलवाना चाहते थे मेरे को। योजिन इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सर, ये मेरी कजन है यो शोइन, और ये एक सर्टिफाइड ए रैंक की हंटर है। उसकी जो कजन सिस्टर होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, कहती है ओ, मैं तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस समय अपने सामने मिस्टर सांगजिन वू को देख रही हूँ। जिसके बाद सुन के जोन कहता है, क्या तुम किसके बारे में बात कर रही हो शुइन, तुम यहाँ पर सेलिब्रिटी हो एक। जिन्वो भी उसको देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता तो ये एक ए रैंक की हंटर है।
जिसपे कि कजन सिस्टर हैरान होते हुए कहते हैं कि हाँ पता है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं इनसे मिलकर काफी ज्यादा शौक में हूँ। आखिरकार ये एक ऐसे हंटर है जिनका कारनामा हर कोई जानता है। जिसकी बात सुनकर यूजन कहता है अच्छा तो तभी तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी जिनवू, जो कि उन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि यूजिन एक डी रैंक का और उसकी कजन एक ए रैंक की, तो क्या अवेकिंग के प्रोसेस में जेनेटिक का कोई रोल होता है? वैसे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो दोनों सिबलिंग्स होते हैं वो अवेक्ड हो जाते हैं। मेरे फादर एक हंटर थे और मैं भी एक हंटर हूँ। जिसके बाद जिनवू कि मेरे हिसाब से योजिन ने तुमको सब कुछ पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया होगा। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ इसने बताया मेरे को कि तुमको एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। जिनवू उससे बोलता है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन तुम समझ गए ना क्या करना है तुमको। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ कुछ भी चलेगा, योजिन सुंग के साथ काम करने से तो बेहतर ही है। जिसपे जिनवू कहता है योजिन सुंग अब ये कौन है? योजिन जिनवू के पास आता है, उसके कान में बताता है कि एक्चुअल में ये मेरा ओल्डर ब्रदर है सर। तभी शोयून जिनवू से बोलती है कि क्या वैसे मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ आपके साथ, ताकि मैं सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट कर सकूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन में एक मीटिंग को देखते हैं। वो मिस्टर गो के ऊपर चिल्ला रहा होता है, उनको कह रहा होता है तुम पागल हो गए हो क्या? तुम चाहते हो कि हम समन बीस्ट को एक स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर की तरह मान लें? ये बिल्कुल बेकार की बात है और इसमें कोई भी सेंस नहीं है। हम इस बात को सिर्फ इसलिए माने क्योंकि सांग जिनवू ने अपने खुद की एक गिल्ड बना ली है, और अगर ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है तो मुझे नहीं मालूम। हंटर एसोसिएशन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो सभी हंटर्स की भलाई चाहता है, ना कि सिर्फ सांग जिनवू की। तो प्लीज आप मुझे खुद ही समझाइए कि क्या है ये सब। जिसपे मिस्टर गोन से कहते हैं कि यस आप सही कह रहे हैं, ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर आए सभी लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सभी लोगों से। आप एक ऐसे ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे जहाँ पर एक पूरे स्ट्राइक स्क्वाड में 20 ए रैंक के हंटर्स हों, या एक ऐसा स्ट्राइक स्क्वाड सिर्फ जिसमें जिनवू हो? अगर आप इन दोनों टीम में से किसी एक को जहाँ पे डंजन ब्रेक हुआ है, जो डंजन ब्रेक जोन है, वहां पर भेजोगे तो आप किस टीम को भेजना चाहोगे? आप ही चॉइस कीजिए, आप किसको भेजना चाहेंगे। एक ऐसी टीम जिसमें 20 ए रैंक के हंटर हैं, और एक ऐसी टीम जिसमें सिर्फ एक हंटर है। सेनेटर, मैंने सुना है कि तुम रिसेंटली एक नए अपार्टमेंट गए हो जो कि हंटर गिल्ड के पास है। वैसे हंटर गिल्ड के पास जाने का, वहाँ पे अपार्टमेंट लेने का कोई तुम्हारा रीजन है क्या? मतलब कोई वजह तो रही होगी ना। वैसे देखा जाए तो उस जगह के जो प्राइस है हाउस के, वो भी काफी ज्यादा हाई है। इस पे सेंटर कहता है कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया? ये टॉपिक इस टॉपिक से कोई भी रिलेट नहीं करता है। जिसपे मिस्टर वो कहते हैं कि कहीं ये कोई सेफ्टी रीजन की वजह से नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। जिसपे मिस्टर को कहते हैं कि यही सेम चीज इस कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सब पे भी लागू होता है सेनेटर। हर कोई जिसके पास पैसे हैं वो किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पर वो सेफ रहे। इस दुनिया में जितने भी गिल्ड हैं वो सभी के सभी मिस्टर सांग जिनवू को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मिस्टर जिनवू उनका गिल्ड ज्वाइन कर ले। तो क्या तुमको सही में लगता है कि जिनवू यहाँ पर कोरिया में रुकेगा? अगर हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो हमको ये करना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास ही रहे। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम एक ही मिस्टेक को 2 बार करना चाहोगे सेनेटर? क्या तुमको याद है वांग डोंग सू जो कि अमेरिका चला गया? और अगर इस टाइप का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तुमको अनरीजनेबल लग रहा है, बेमतलब का लग रहा है, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हें क्या सोच रहे हो? तुम्हारी जिंदगी कौन बचाएगा अगर फिर से एक एस रैंक का गेट कोरिया में अपेयर हुआ तो? दूसरी तरफ हम लोग मिस चाइन को देखते हैं जो कि उसी पोस्ट को देख रही होती हैं जो कि शियोन ने अपलोड की थी। और जब वो यहाँ पर उसका टाइटल पढ़ती हैं कि मेरा पहला दिन एजिन गिल्ड में, और ये चीज देखकर मिस चाइन की तो होश ही उड़ जाते हैं। और इस सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि अपनी सिटी में ओपन एक और नए गेट के सामने खड़ा होता है, जो कि एक हायर लेवल का गेट होता है। तो असल में जिनवू आज अपने गिल्ड के पहले रेड पे आया हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिनवू के जो गिल्ड का नाम है वो एजिन गिल्ड, तो उसी एजिन गिल्ड के जो पहली रेड है उस पर जिनवू आज आया हुआ था, और जिनवू अपने साथ योजिन को भी लाया था। तो जैसा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि मिस्टर गो जो होते हैं वो हंटर एसोसिएशन के बाकी सभी मेंबर को बताते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनवू को एक एक्सेप्शन छूट दी जाए, उसको अकेले ही किसी भी गेट के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाए। तो हम लोग योजिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इनके सामने जो गेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। योजिन उसको देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत बड़ा है, मैंने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी है सर, ये गेट तो बहुत बड़ा है। जिनवू भी उस गेट की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, जिसके बाद वो योजिन से बोलता है कि चलो चलते हैं। लेकिन जिनवू गेट के अंदर जा पाता उससे पहले ही आसपास जो रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, मीडिया वाले खड़े होते हैं, जिनवू से काफी सारे सवाल पूछते हैं। जिनवू से कहते हैं कि मिस्टर जिनवू इधर देखिए, तो आप अपने एजिन गिल्ड के पहले रेड पे जा रहे हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है? वैसे आपने अपने गिल्ड का नाम एजिन क्यों रखा? और आपके गिल्ड में जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है? जैसे कि शोयुन,
तो शोयुन आप लोगों को मालूम होगा कि वो योजिन की कजन सिस्टर है, जो कि जिन्वू की गिल्ड में एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर ज्वाइन हुई है। और भी मीडिया वाले जो होते हैं वो काफी सारे जिन्वू से सवाल पूछते हैं, लेकिन जिन्वू उनका कोई जवाब नहीं देता है। तभी मिस्टर वू जो होते हैं वो जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर जिन्वू, लेकिन उसको आगे कुछ कह पाता है। तभी जिन्वू उनसे कहता है कि मिस्टर वू, मैंने सोचा था कि हंटर एसोसिएशन मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखेगा, ये सब क्या है फिर। मिस्टर वो उससे कहते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने का मतलब ये था कि हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। और वैसे भी पब्लिकली लोगों को पता चल जाता है कि किस जगह पे गेट ओपन हुआ है, तो वो लोग वैसे भी वहां पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात, आज से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया पे जब आप कोई भी पोस्ट करें तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। जिन्हों भी थोड़ा सा मुस्कुराता है तो जिन्हों को भी पता चल गया, जिन्हों कहता है ओह तो आप उस इंस्टाग्राम के पिक्चर की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी योजिन जिन्हों से कहता है, सर क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग को हॉलिंग टीम और माइन टीम को भी बुला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपने दम पर ही सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा। यो जिन्वू से कहता है कि चिंता मत करो, मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो सारे काम कर लेंगे जो भी वहां पर करना होगा अंदर, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मिस्टर वू जिन्वू के जो बाकी सभी शैडो सोल्जर्स होते हैं उनको देखते हुए कहते हैं कि वाओ, यहाँ पे जितने भी समन बीस्ट्स हैं ये बी रैंक या उससे ज्यादा हायर लेवल के हैं, और जिन्वू का जो ये स्क्वाड है ये ए रैंक के गेट के जो एंट्री परमिट है उसकी जो क्वालिफिकेशन है उससे ज्यादा क्वालिफाइड है। ये सबको बेवकूफ बना रहा है। जो लोग भी इस चीज पे बहस कर रहे हैं कि ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है या नहीं। जिसके बाद मिस्टर को जिन्वू से कहते हैं कि ठीक है मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन और मिस्टर वू भी यहाँ पर अपनी ड्रेस को उतार के दूसरी ड्रेस पहन रहे होते हैं, जिसको देखकर जिन्वू और योजिन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग भी उसको बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं कि उनको भी नहीं मालूम कि अब ये क्या हो रहा है। तभी मिस्टर वू जो होते हैं वो रेड पे जाने की जो ड्रेस होती है उसको पहन लेते हैं, जिसके बाद वो जिन्वू को बताते हैं कि चेयरमैन ने मेरे को ऑर्डर दिया था कि मैं तुम्हारी रेड को ऑब्जर्व करूं। वो भी जानना चाहते थे कि ये जो तुम्हारा आइडिया है, ये जो आइडिया है वो क्या सही में सही भी है या नहीं, ये सेफ आइडिया है कि नहीं। वैसे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना अगर मैं सर्विलेंस टीम के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आज तुम्हारे साथ चलूं, सिर्फ आज के लिए। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ठीक है ना मिस्टर वू। तो एक्चुअल में भाई यहाँ पर जो जिन्वू था उसे तो हम लोग को मालूम है भाई उसे क्या ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे पहले वो काफी सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर से तो पहले ही लड़ चुका है। कहीं मिस्टर वू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जिन्वू उनसे पूछा था मिस्टर वू। अब वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि जिन्वू ने उनको ऐसा क्यों कहा। इसके बाद हम लोग कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं। तो एक्चुअल में ये लोग उस गेट के अंदर आ चुके थे। मिस्टर वू सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनका तो पूरा शरीर कांप रहा होता है, साथ ही उसके उनके पूरे शरीर से भाई पसीने निकल रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग सामने का सीन देखते हैं। तो असल में यहाँ पर जो कि ए रैंक के मैजिक बीस्ट थे नागा, उनको जिन्हों के जो शैडो सोल्जर्स थे वो उनकी पिटाई कर रहे थे। वो भी ऐसे नहीं कि बस मार रहे हो भाई, गंदी वाली पिटाई कर रहे थे उन बेचारों की। अब ये सीन देखकर मिस्टर वू तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ए रैंक के मैजिक बीस्ट नागा है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जिस तरीके से जिन्हों के शैडो सोल्जर्स उन बीस्ट की पिटाई कर रहे थे भाई, वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। जिन्हों के सभी शैडो सोल्जर्स लगे हुए होते हैं, उनके हाथ जो भी मैजिक बीस्ट आ रहा होता है उनकी भाई गंदी वाली पिटाई हो रही होती है। उन बेचारों की तो हालत खराब कर दी होती है जिन्हों के शैडो सोल्जर से मार मार के उन लोगों को। जिन्हों के शैडो सोल्जर टस्क आयरन सभी लोग लगे होते हैं, जिनको जो सा बीस्ट मिल रहा होता है वो उनकी भाई गंदी वाली पिटाई कर रहे होते हैं। मिस्टर वू अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि यहाँ तक कि जो सबसे बेहतरीन हंटर्स होते हैं, जिनके पास एक्सेप्शनल कॉम्बैट एंड मैजिकल स्किल होती है, वो भी इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करते हैं। उन्हें भी काफी ज्यादा कठिनाइयां होती हैं इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। लेकिन ये जो बीस्ट्स हैं, इनका जिन्वू के शैडो सोल्जर आर्मी थे तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है, क्योंकि जिन्वू के जो शैडो सोल्जर्स हैं वो लगातार अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जिन्वू के शैडो सोल्जर्स थे वो अपने आप को बार बार हील कर रहे थे। तो जैसे ही मॉन्स्टर जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को थोड़ा सा भी घायल कर रहे थे, वो अपने आप को तुरंत हील कर ले रहे थे, फिर रीजनरेट कर लेते अपने आप को और फिर उनकी पिटाई कर रहे थे। मिस्टर वो आगे कहते हैं, लेकिन उनमें से एक स्पेशली ये वाला, तो वो यहाँ पर इग्रीस की बात कर रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जिन्हों जो शैडो सोल्जर इग्रीस है वो स्वॉर्ड मैन है, वो काफी ज्यादा शार्प है। उसकी जो स्वॉर्ड मैन की जो स्किल है उसमें, तो अपनी जो स्वॉर्ड स्किल थी उसकी मदद से यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे भाई, उनमें से मतलब बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, उनको एक ही बार में काफी ज्यादा तेजी से स्वॉर्ड घुमा रहा था और भाई सबको एक ही बार में खत्म कर दे रहा था। मिस्टर वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि सिर्फ हाईएस्ट लेवल के जो मेज होते हैं सिर्फ वही लोग लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से जितनी बार भी अपनी स्वॉर्ड को घुमा रहा है हर बार, काफी ज्यादा पावरफुल है। और जिन्वू का शैडो सोल्जर इग्रीस, उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, उसमें से भाई लाइटनिंग की स्पीड से लाइट निकलती है और जितने भी मॉन्स्टर्स उसकी स्वॉर्ड के सामने आ रहे होते हैं उन सबको एक ही बार में खत्म कर देता है। मिस्टर वू ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं भाई, उनके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे होते हैं। अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या ये एक ए रैंक का है। नहीं 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 नहीं,
जरूर ये उससे ज्यादा हायर रैंक का होगा। क्या मैं इससे जीत भी पाऊंगा अगर मैं 1-on-1 फाइट करूँ तो इससे? अब मुझे तो भाई ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिस्टर वो ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं। भाई अगला एक स्ट्राइक मार रहा है और इतने सारे मॉन्स्टर्स को निपटा दे रहा है। तभी वहां पर जो एक मॉन्स्टर की बॉडी पड़ी हुई होती है, उसके पास जिन्वू को जो एक शैडो सोल्जर होता है एंट मॉन्स्टर में से, वो आता है और उसको खाने लगता है। जिन्वू तभी उसके पास आता है और उसको खींच के भाई एक किक मारता है और वो बेचारा जो जिन्वू को शैडो सोल्जर होता है काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसको जिन्वू कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि इनको खाना मत। तुमको कोई आइडिया भी है जो बीस्ट के कॉर्प्स हैं ये कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं? और जिन्वू के बाकी जो शैडो सोल्जर्स होते हैं यहाँ पर माइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं क्रिस्टल की, जिन्वू उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि और तुम सभी लोग जल्दी जल्दी उन माना क्रिस्टल की माइनिंग करो। मिस्टर वू अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जिन्वू इतना ज्यादा कैपेबल है कि ए रैंक के डंजन को क्लियर कर सकता है, माना क्रिस्टल को माइनिंग कर सकता है, और भी जो कुछ भी डंजन के अंदर मिलता है वो सब कुछ अकेला अपने दम पे कर सकता है। ये कोई वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा बढ़कर है। मिस्टर वो कहते हैं कि अब मैं समझा कि मेरे से इसको आज ऑब्जर्व करने के लिए क्यों कह रहे थे। और तभी उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। तो एक्चुअली वो इस डंजन का बॉस था जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। तभी जिन्वू अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर्स से कहता है कि जो काम कर रहे हैं वो काम में ध्यान दो, वो काम करते रहो, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो वापस आ जाओ फटाफट। और ऐसा ही होता है, जो उसके शैडो सोल्जर्स काम कर रहे होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, क्रिस्टल की माइनिंग कर रहे होते हैं और भी जो भी काम कर रहे होते हैं, और जो बाकी शैडो सोल्जर उसके फ्री होते हैं उन लोगों को वापस बुला लेता है। जिसको देखकर मिस्टर को तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि आखिरकार तुम सभी को वापस क्यों बुला रहे हो? तुम्हारे जो समन बीस्ट्स हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो बॉस को अपने दम पर खत्म कर सकें। जिसपे जिन्वू अपना डैगर निकालते हुए मिस्टर वू से कहता है कि शैडो सोल्जर्स पे ज्यादा रिलाई करना, ज्यादा डिपेंडेंट होना मुझे आलसी बना देगा। और अपना डैगर लेकर काफी ज्यादा तेजी से वो जो इस डंजन का बॉस होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर चढ़ता है और काफी ज्यादा स्पीड से उसके सर के पास जाता है और वहां पे कट लगाता है और उसको खत्म कर देता है। अब भाई ये वाला नजारा देखकर मिस्टर वू के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई जिन्वू ने यहाँ पर एक ही हिट में उस बॉस को हरा दिया था। जिन्वू को सिस्टम भी जिन्वू को बताता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है, तुम्हारा लेवल अप हुआ है। तो जिन्वू एक्चुअल में अभी यहाँ पर 101 लेवल पे पहुंच गया था। साथ ही में जिन्वू की जो जॉब स्पेसिफिक स्किल्स थी वो भी लेवल अप हो गई थी, जिसको सुनकर जिन्वू कहता है वाओ ये तो बढ़िया है। तो एक्चुअली जिन्वू की जितनी भी यहाँ पर जॉब स्पेसिफिक स्किल्स थी, जैसे कि शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, मोनार्क्स डोमेन, शैडो एक्सचेंज, ये सभी लेवल अप हो गई थी। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरी जो जॉब स्पेसिफिक स्किल्स है वो भी लेवल अप हो गई है। साथ ही में मेरी जो शैडो एक्सचेंज स्किल का जो कूल डाउन टाइम है वो भी 1 घंटे से कम हो गया है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिन्वू की जो शैडो एक्सचेंज स्किल थी उसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद जिन्वू 3 घंटे बाद दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अब जिन्वू 2 घंटे बाद ही इस्तेमाल कर सकता है। तो 1 घंटा उसमें कम हो गया है। और जैसे जैसे जिन्वू लेवल अप करता जाएगा वो घंटे भी कम होते जाएंगे, यानी कि जिन्वू और भी जल्दी अपने शैडो स्किल का दोबारा से इस्तेमाल कर पाएगा। और जिन्वू की जितनी भी यहाँ पर जॉब स्पेसिफिक स्किल्स थी वो सभी की सभी लेवल 2 पे चली गई थी। अब जिन्वू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई ये तो मजा आ गया मेरे को। मिस्टर वू बेचारे जो डंजन का बॉस होता है उसके पास जाते हैं, उसकी बॉडी के पास, और उसकी बॉडी को देखते हुए कहते हैं नागास की जो खाल होती है वो बहुत ही ज्यादा टफ होती है और उनको शील्ड्स और आर्मर से भी जल्दी उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता है। लेकिन भाई इसने तो सिर्फ 2 टैगर का अटैक किया उसके ऊपर और उसको चीर दिया। तभी उस साइड में देखता है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा खुल जाती हैं, क्योंकि एक्चुअली भाई जिन्वू ने यहाँ पर जो डंजन के बॉस को भी हराया था उसके पास जाता है और उसको हराइज बोलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट होने लग जाती है। तो हम लोगों को तो मालूम ही है कि अब जिन्वू इसकी जो शैडोज है उसको अपनी शैडो आर्मी में ऐड करना चाहेगा और फिर ऐसा ही होता है। तो जो इस डंजन का बॉस होता है वो जिन्वू के शैडो सोल्जर में कन्वर्ट हो जाता है। जिन्वू उसको देखते हुए कहता है कि इसकी जो रैंक है वो टस्क जितनी ही है, लेकिन जो इसका लेवल है वो 13 है। मेरे हिसाब से वैसे ये ज्यादा ताकतवर था जब ये जिंदा था, अब उतना ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब मैं किसी भी चीज की शैडो एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो वो उसी साइज में होता है जिसमें वो मरा होता है। शायद ये मैजिक का इस्तेमाल करके बड़ा हुआ हो और ये इसकी नॉर्मल फॉर्म हो। मेरे को लगता है कि वैसे इसमें से काफी अच्छी अमाउंट ऑफ माना निकल रही है। मेरे हिसाब से ये टस्क जितना ही स्ट्रांग होना चाहिए। चलो ठीक है, वैसे भी मेरी शैडो आर्मी में काफी अच्छा योगदान देगा, ये तो मेरे लिए ही बढ़िया है ना। जिसके बाद जिन्वू का जो सिस्टम होता है उसको उसका नाम चुनने के लिए कहता है अपने नए शैडो सोल्जर का। जिन्वू कहता है इसका नाम ठीक है, मैं इसका नाम जिमा रखूंगा। तो जिन्वू ने अपने इस शैडो सोल्जर का नाम जिमा रख दिया होता है। यूजिन भी नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और खुश भी होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वाओ, इन्होंने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को अपने समन बीस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। जिसके बाद योजिन डंजन के ऊपर देखता है छत की तरफ, तो वो अब यहाँ पर ब्रेक हो रही होती है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डंजन का जो बॉस है वो खत्म हो चुका है, तो अभी डंजन ब्रेक होगी। जिसके बाद योजिन जिन्वू से कहता है कि सर लगता है डंजन ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है, हमको यहाँ से बाहर चलना चाहिए। जिन्वू कहता है हाँ ठीक है चलो। वैसे मैं इस कॉर्प्स का क्या करूँ?
इसके बाद हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो जिन्हों के शैडो सोल्जर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं टस्क को। वो लोग कहते हैं कि भागो भागो भागो, अरे नहीं 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 रुको रुको, ये तो जिन्हों का समन बीस्ट है। और फिर वो लोग फटाफट उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसने ए रैंक के गेट को क्लियर कर दिया है। और फिर फटाफट सभी लोग उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं। जिन्हों को जो शैडो होता है टस्क होता है वो भी भाई काफी ज्यादा खुश होता है। योजिन जिन्हों तो कहता है कि सर मुझे लगता है कि उस तरफ और भी रिपोर्टर्स हैं। जिन्हों कहता है हाँ सही कहा, ऐसा लगता है कि सभी लोग तुम्हारी जो पहली रेड है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसके बाद हम लोग मिस्टर वू को देखते हैं, जो कि ये सारी कहानी यहाँ पर मिस्टर गो को बता रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सर हाँ ये सब हुआ। मिस्टर गो भी कहते हैं हो अच्छा ये सब हुआ है। मिस्टर को कहते हैं कि वैसे तुमने काफी सारी अलग अलग रेट्स को देखा होगा इन काफी सालों में मिस्टर वू, तो अब मैं समझ गया हूँ तुम्हारी रिपोर्ट सुनने के बाद कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा आश्चर्य में क्यों हो। चलो कोई नहीं, तुम अब आराम करो। मिस्टर वू कहते हैं कि सर मैं गवाह हूँ, ये कोई रेड नहीं थी, ये कत्लेआम था। ये बात सुनने के बाद मिस्टर गो भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होते हैं, उनके भी थोड़े से पसीने छूट रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर गो मिस्टर वो से कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मिस्टर वो अब आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। फिर मिस्टर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर गो जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सांगजिन वू जिसने कि अपने दम पर ए रैंक के डंजन को क्लियर कर दिया, सभी मैजिक बीस्ट के वो कॉर्स भी ले आया, उसने माना क्रिस्टल की भी माइनिंग की, तो मुझे लगता है कि उसको वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड कहना गलत है। मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वो तो असल में एक वन मैन गिल्ड है, वो खुद में एक गिल्ड है, तो मैं गलत नहीं था। कोरिया का हंटर नहीं 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 नहीं, पूरी दुनिया के लोग उसे देखना चाहेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग जापान शिनजुको टोक्यो में बहुत बड़ा सा एक गेट देखते हैं, जिसको देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्या है अब, ओ माय गॉड। सभी लोग उस गेट को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये गेट काफी ज्यादा बड़ा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आशा है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।